अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी बाप की खुशबू, दूसरा हिस्सा। थ्यूसोंग और मारिया एहराम से बाहर निकल आए। बाहर अभी तक रात का अंधेरा फैला हुआ था। थ्यूसोंग ने एहराम की दीवार में से जो पत्थर निकाला था उसे बड़ा करने के बाद वापस दीवार में लगा दिया और वहां कंकर से खुरच कर कांटेदार निशान बना दिया ताकि वो दूसरी बार भी इस जगह से अंदर दाखिल हो सके। मारिया ने कहा, इस दुखी बाप की कहानी ने मुझे बड़ा मुतासिर किया है। थ्यूसोंग, मैं तो अपनी मुसीबत भूल गई हूँ। थ्यूसोंग ने कहा, हाँ मारिया, मेरे ख्याल में ये बूढ़ा शख्स जिसका नाम पायान है इस वक्त दुनिया का सबसे गमजदा इंसान है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए और इसकी बेटी कबाली को तलाश करके उसे बाप के पास पहुंचा देना चाहिए। मारिया ने गहरा सांस लेकर कहा, बाप बेटी की मोहब्बत कितनी मुकद्दस मोहब्बत होती है, और फिर ऐसा बाप कि जो हजारों साल से अपनी बेटी का इंतजार कर रहा हो, उसके गम का कोई क्या मुकाबला कर सकता है। मगर सवाल यह है कि हम उसकी बेटी कबाली को कहाँ तलाश करेंगे। खुदा जाने वो अपने 1000वें जन्म में कहाँ जिंदगी बसर कर रही होगी। मारिया कहने लगी, सबसे पहले तो हमें माया देवी के मंदिर में चलकर नाग के स्याह मोती का मुअम्मा हल करना है। उसके बाद हम कबाली की तलाश में निकल चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह हमारी मदद करेगा और हम एक गमज़दा बाप को उसकी बेटी जरूर मिला देंगे। यूं ही बातें करते करते रात ढलती चली गई और सूरज निकल आया। सूरज की सुनहरी रोशनी में वीरान मैदानों की छोटी टीकरियां और टीले साफ नजर आने लगे। दूर दूर तक माया तहजीब के कदीम खंडर फैले हुए थे। मारिया और थ्यूसोंग एहराम से उठकर खंडरों की तरफ चल पड़े। दोपहर तक उन्हें माया देवी का मंदिर कहीं ना मिला। वो एक टूटी फूटी बारादरी में थोड़ी देर आराम करने को बैठ गए। इसके बाद उठे और दोबारा माया देवी के मंदिर की खोज में चल दिए। तीसरे पहर उन्हें दूर एक टीले के साए में एक ऊंचा लंबूतरा मीनारा सा दिखाई दिया। मारिया ने कहा, थ्यूसोंग, मुझे लगता है कि वही मंदिर है। वो करीब गए तो देखा कि पत्थरों की एक पुरानी बारादरी के साथ एक खस्ताहाल कोठरी बनी है जिसकी दीवारों के पत्थर उखड़े हुए हैं। चबूतरे में जगह जगह घास उग रही है। वो अंदर गए तो थ्यूसोंग ने मारिया की तरफ देखकर कहा, यही माया देवी का मंदिर है मारिया। कोठरी में ठंडा ठंडा अंधेरा फैला था। उस अंधेरे में उन्हें दीवार के साथ एक औरत की सब्ज रंग की मूर्ति नजर आई। मूर्ति पर मिट्टी जमी थी। जिस्म पर जगह जगह मकड़ियों के जाले बुन रखे थे। मारिया और थ्यूसोंग जल्दी से उसके नजदीक गए और उन्हें मूर्ति के गले में स्याह मोतियों की एक माला नजर आई। ये मोती उतने ही बड़े बड़े थे जितना बड़ा मोती थ्यूसोंग के पास था। उसने जेब से मोती निकालकर मारिया को दिखाया और बोला, बिल्कुल इसी साइज के मोती हैं मूर्ति के गले में, मगर देखो इनमें से एक मोती गायब है। जरूर ये वही मोती है। मारिया ने कहा, इस मोती को मूर्ति के गले में नहीं पिरो सकते। ऐसा करो कि स्याह मोती इस मूर्ति के हाथ में रख दो। माया देवी के मुजस्मे का एक हाथ फैला हुआ था। थ्यूसोंग ने नाग की खुशबू वाला स्याह मोती माया देवी की हथेली पर रख दिया। हथेली पर रखते ही स्याह मोती हिलने लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठा और मूर्ति की गर्दन में पड़े हुए हार में दूसरे मोतियों के साथ जाकर टिक गया। थ्यूसोंग और मारिया खामोशी से यह सारा मंजर देख रहे थे। मारिया ने कहा कि ये तो मोती हमारे हाथ से भी गया। थ्यूसोंग ने उसे खामोश रहने का इशारा किया क्योंकि वो देख रहा था कि स्याह मोती के सुराख में से एक बारीक काला सांप रेंगता हुआ बाहर निकल रहा था। अब उस सांप पर मारिया की भी नजर पड़ी। उसने कहा, ये तो सांप है, कहीं ये नाग तो नहीं? मुझे उसकी खुशबू आने लगी है। थ्यूसोंग जरा पीछे हट गया। नाग की खुशबू अब उसे भी बिल्कुल साफ आ रही थी। स्याह मोती में से निकलकर सांप मूर्ति के सीने पर रेंगने लगा और फिर उसके हाथ की हथेली में से लटक कर नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही सांप ने एक फुंकार मारी और उनके सामने नाग मौजूद था। मारिया और थ्यूसोंग ने अपने सामने नाग को देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। थ्यूसोंग ने नाग को गले लगा लिया। नाग ने मारिया के सर पर हाथ रखकर कहा, मारिया बहन, अगर तुम लोग मुझे जजीरे से उठाकर यहाँ ना लाते तो खुदा जाने में कब तक वहीं पड़ा रहता। नाग ने थ्यूसोंग का भी शुक्रिया अदा किया कि वो उसे उठाए उठाए फिरता रहा। थ्यूसोंग ने कहा कि उसे मोती में से नाग की खुशबू आ रही थी। वो उसे अपने से कैसे जुदा कर सकता था। वो तीनों माया देवी के मंदिर में से बाहर आ गए। नाग ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह वो मंगला के इंतकाम की जद में आ गया। मारिया और थ्यूसोंग ने उसे अपनी अपनी दास्तान सुनाई। अब वो केटी और अंबर के बारे में बातें करने लगे कि वो कहाँ होंगे और किस साल में होंगे। थ्यूसोंग ने कहा, वो जहां भी होंगे एक न एक दिन इसी तरह हमें आन मिलेंगे जिस तरह हम एक दूसरे से मिल गए हैं। नाग ने चारों तरफ देखा और बोला, मैंने बदनसीब बाप की सारी गमनाक कहानी सुन ली थी। मुझे भी उससे बड़ी हमदर्दी है। मैं भी चाहता हूं कि उसकी बच्ची कबाली को हर हालत में तलाश करके उसे उसके बाप के पास पहुंचा दिया जाए ताकि बाप के कलेजे में ठंड पड़ जाए। इसके बाद हम अंबर और केटी की तलाश में निकलेंगे। पहले हमें उस गमज़दा बाप की मदद करनी होगी। थ्यूसोंग कहने लगा,
हमने तो फैसला कर लिया है कि चाहे हमें अपनी जानें खतरे में क्यों न डालनी पड़े, हम कबाली का खोज लगाने की भरपूर कोशिश करेंगे। नाग ने कहा, कबाली इस वक्त शायद अपने 20,000वें जन्म में जिंदगी बसर कर रही होगी और जैसा कि उसके गम नसीब बाप ने कहा है, उसकी अपने बाप के बारे में याददाश्त सिर्फ इसी सूरत में बेदार होगी जब उसके साथ उसके बाप और बरबत पर गाई जाने वाली लोरी का जिक्र किया जाएगा। इसमें खतरा भी है कि हो सकता है कबाली की याददाश्त बेदार ना हो सके। मारिया ने कहा, लेकिन बूढ़े बाप ने खास तौर पर हमें कहा था कि बरबत वाली लोरी का जिक्र करने से कबाली की याददाश्त बेदार हो जाएगी और वो अपने बाप से मिलने को बेताब हो जाएगी। थ्यूसोंग बोला, मेरा भी ख्याल है कि ऐसा ही होगा। नाग ने कहा, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसा ही होगा, मगर यह मुल्क ब्राजील बहुत बड़ा मुल्क है। सवाल पैदा होता है कि हम उसे कहाँ तलाश करते फिरें। मारिया ने कहा, इसके लिए तो हमें इस मुल्क के शहर शहर में घूम फिर कर कबाली को ढूंढना होगा और ये कोई आसान काम नहीं है। नाग कहने लगा, मेरा ख्याल है कि इससे तो यही बेहतर है कि हम सुपेरों का भेष बदल लें, मैं सुपेरा बन जाऊं और मारिया सुपेरन बन जाए और थ्यूसोंग हमारा साथी बनकर हमारे साथ सफर करे। इस तरह से हम सांपों का तमाशा दिखाने के बहाने किसी भी घर के सेहन तक जा सकेंगे और यूं मारिया घर के अंदर भी जाकर कबाली की शक्ल जैसी लड़की को ढूंढ सकती है। अच्छा ख्याल है, मारिया बोली। फिर थ्यूसोंग से पूछा गया। उसने कहा, जो आपको मंजूर वही मुझे मंजूर होगा। हमें आज ही किसी करीबी शहर में जाकर अपना भेष बदल डालना होगा। शहर में हमें दूसरे कपड़े मिल जाएंगे। नाग ने कहा, तो फिर हमें इसी वक्त किसी करीबी शहर की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। और वह माया देवी के मंदिर के सामने से गुजरकर एक सुनसान वीरान पगडंडी पर हो गए, जो वीरान गर्म खुश्क टीलों में से चक्कर खाकर गुजरती थी। ये सफर ऐसा था कि उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि आगे कौन सा शहर या कस्बा आएगा। नाग ने मारिया से कहा, काश तुम गैबी हालत में होती और उड़कर आगे पता करती कि कोई आबादी कितनी दूर है। मारिया बोली, नाग भैया, ये काम तो तुम भी कर सकते हो, तुम्हारी ताकत तो तुम्हारे पास ही है। नाग बोला, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन तजुर्बा करके देख लेता हूँ। नाग ने सांस अंदर को खींचा और जब सांस आहिस्ता से छोड़ा तो इंसान की बजाय एक स्याह उकाब बन चुका था। नाग ने खुश होकर कहा, मेरी ताकत मेरे साथ ही वापिस आ गई है, खुदा का शुक्र है। तुम इसी जगह ठहरो, मैं आगे जाकर मालूम करता हूँ कि बस्तिया शहर कितनी दूर है। थ्यूसोंग ने कहा, जल्दी वापस आना नाग, हमें तुम्हारी फिक्र ही लगी रहेगी। नाग ने थ्यूसोंग को तसल्ली दी और जमीन से ऊपर फिजा में गोता लगा गया। फिर उसने शुमाल मगरिब की तरफ तेजी से उड़ना शुरू कर दिया। उस वक्त नाग एक जेट हवाई जहाज की रफ्तार से उड़ रहा था। 15-20 मिनट के अंदर ही उसे दूर एक दरिया के किनारे बहुत बड़े शहर के ऊंचे मकान नजर पड़े। उसने शहर के ऊपर एक चक्कर लगाया। ये काफी वसी शहर था और इसके इर्द गिर्द पत्थर की फसील थी। नाग फौरन वापस आया और थ्यूसोंग और मारिया को उस शहर की खबर दी। अब वो उसी शहर की तरफ चलने लगे। रास्ते में एक गांव आ गया। यहाँ से थ्यूसोंग ने चांदी के कुछ सिक्के देकर 2 खच्चर खरीदे। अब वो उन खच्चरों पर बैठकर सफर करने लगे। नाग उकाब की शक्ल में उनके ऊपर उड़ रहा था। दिन भर के सफर के बाद आखिर वो उस शहर के पास पहुंच गए जो नाग पहले से देखा था। उन्होंने शहर के बाहर ही एक बाग में डेरे लगा लिए। यहाँ एक कुआं था जहाँ कुछ औरतें मिट्टी की लंबूतरी सुराहियों में पानी भर रही थीं। बाग में ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। बाग के पीछे कुछ कच्चे मकान दिखाई दे रहे थे। शायद ये औरतें वहां से कुएं पर पानी भरने आई थीं। नाग ने कहा, हमें अपने हुलिये यहाँ सुपेरों जैसे बनाने होंगे। ये औरतें हमारी मदद कर सकती हैं। फिर उसने मारिया से कहा कि वो उनसे एक पटारी और नीले रंग की लंबी चादर हासिल करने की कोशिश करे। पटारी में 2-4 सांप पकड़ कर रख लेंगे और चादर को फाड़कर उनके रुमाल बनाकर बांध लेंगे। मारिया ने नाग से कहा, तुम पहले सांप तो पैदा करो, हो सकता है यहाँ हमें कोई भी सांप न मिल सके। थ्यूसोंग बोला, ये कैसे हो सकता है? सांप तो हर जगह होती हैं और फिर नाग तो देवता है, इसकी एक ही आवाज पर सांप आ जाएंगे। नाग ने कहा, थ्यूसोंग ठीक कहता है, सांप यहाँ जरूर मौजूद होंगे। मारिया कहने लगी, औरतें पानी भरकर अपने घरों को वापस जा रही हैं। मैं उनके पीछे जाती हूँ और पटारी और नीली चादर हासिल करने की कोशिश करती हूँ। तुम इसी जगह बैठो। इतना कहकर मारिया उन मकानों की तरफ चल दी जो बाग के पिछवाड़े नजर आ रहे थे और जिस तरफ सुराहियों वाली औरतें गई थीं। एक औरत पानी से भरी हुई सुराही लेकर अपने मकान में दाखिल हुई तो मारिया ने उसको आवाज दी। वह सुराही अंदर रखकर वापस आ गई। मारिया ने उस इलाके की जुबान में उसे सलाम किया और बताया कि वो अपने 2 भाइयों के साथ अलेग्री शहर से आई है और इस शहर में सियाहत करना चाहती है, मगर उसके पास सर पर लेने को चादर और रोटी वगैरह रखने को कोई पटारी नहीं। अगर तुम दे सको तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। औरत मुस्कुराने लगी और मारिया को एक कुर्सी पर बिठाया, उसे पीने को दूध ला कर दिया और फिर कोठरी से एक नीली चादर और छोटी सी टोकरी ले आई जिस पर ढक्कन लगा था। मारिया ने ये दोनों चीजें लेकर उस औरत का शुक्रिया अदा किया और नाग थ्यूसोंग के पास आ गई।
नाग ने फौरन नीली चादर के 3 टुकड़े किए। एक एक टुकड़ा तीनों ने अपने अपने सरों पर बांध लिया। पटारी नाग ने अपने पास रख ली और वहीं दरख्त से एक टहनी तोड़कर उसकी सोटी बनाकर हाथ में सुपेरों की तरह पकड़ ली। फिर उसने वहां पर मौजूद किसी भी सांप को आवाज दी। नाग देवता की आवाज पर कुएं के अंदर से एक धारीदार सब्ज रंग का सांप फुंकारता हुआ बाहर निकला तो जो औरतें पानी भर रही थीं वो चीखें मारकर भागी। नाग लपक कर वहां गया और बोला, बहनों घबराओ नहीं, मैं सांप को पकड़ता हूं। भला सांप को नाग कैसे नहीं पकड़ सकता था? सांप तो आया ही नाग के लिए था। सांप ने आते ही नाग के आगे अपना सर झुका दिया और बोला, अजीम नाग देवता ने कैसे याद फरमाया? नाग ने कहा, मुझे 3-4 सांप चाहिए जो कुछ देर मेरे साथ रहेंगे। सबज धारीदार सांप बोला, अजीम नाग देवता, मैं अभी हाजिर किए देता हूं। सबज सांप ने कुएं में मुंह डालकर आवाज दी। फौरन 4 सांप कुएं में से निकल आए। नाग ने उन्हें पटारी में बंद कर दिया। औरतें दूर खड़ी ये तमाशा देख रही थीं। नाग ने सांपों की पटारी बगल में दबाई और मारिया और थ्यूसोंग को साथ लेकर शहर के दरवाजे की तरफ चल दिया। उन्होंने शहर में दाखिल होते ही सांपों का तमाशा दिखाना शुरू कर दिया। जो लोग वहां इकट्ठे होते, मारिया और थ्यूसोंग उनमें से औरतों की शक्लों को गौर से देखते कि कहीं उनमें से कोई एहराम वाले बूढ़े पायान की बेटी कबाली तो नहीं है। दिन भर वो शहर में तमाशा दिखाते रहे मगर कबाली उन्हें कहीं नजर न आई। शाम हो गई तो नाग, मारिया और थ्यूसोंग वापस शहर के बाहर वाले बाग में आराम करने लगे। इतने में बाग वाले गांव की तरफ से वही औरत जिसने मारिया को चादर और पटारी दी थी वहां आ गई। उसने मारिया की तरफ देखकर कहा, बहन तुम यहाँ कैसे रात गुजारोगी? ये तो खुली जगह है, मेरे साथ रहना। दिन निकले तो अपने भाइयों के पास आ जाना। नाग और थ्यूसोंग ने भी मारिया से कहा कि वो उस औरत के घर चली जाए क्योंकि मारिया गायब हालत में नहीं थी और उसके लिए यही बेहतर था कि वो किसी के घर में रात बसर करे। नाग बोला, आज की रात तुम इस औरत के पास रह लो, कल हम शहर में कोई अपना मकान ले लेंगे क्योंकि अभी शहर पूरा नहीं देखा और कबाली की थोड़ी बहुत तलाश बाकी है। वो गांव की औरत बड़ी भोली थी और उसका इखलाक भी बहुत बुलंद था। चुनाचे मारिया उसके साथ उसके घर आ गई। ये कच्चा मकान था जिसकी 2 कोठरियां थीं। औरत वहां अकेली रहती थी। उसने मारिया को बताया कि वो बेवा है और उसकी कोई औलाद नहीं। शहर के एक अमीर सौदागर के घर पर दिन भर काम करती है और शाम को वापस अपने घर आ जाती है। मेरी मालकन बूढ़ी हो गई है, मुझे उसके लिए शाम को भी पानी गर्म करना पड़ता है। उस गर्म पानी से उसके पांव धोती हूँ, फिर उसे बिस्तर में लिटाकर वापस आती हूँ। तुम बताओ, ये तुम्हारे भाई हैं जो साथ हैं? तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या? मारिया ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी अभी शादी नहीं हुई। हम मुल्क समारिया के रहने वाले हैं। हमारे मुल्क में दस्तूर है कि जब तक कोई लड़की समुंदर पार के किसी मुल्क की सियाहत नहीं कराती उसकी शादी नहीं हो सकती। मेरे भाई सुपेरे हैं, चुनाचे मैं उनके साथ समुंदर पार इस मुल्क में आ गई हूँ। अब वापस जाऊंगी तो मेरी शादी हो जाएगी। औरत ने कहा, मेरा नाम उगाती है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मारिया है। उगाती मुस्कुराने लगी, क्या तुमने अपना दुल्हा पसंद कर लिया है? मारिया ने घबराकर दूसरी तरफ देखा और फिर उगाती से मुखातिब होकर कुछ शर्मा गई और बोली, नहीं, मेरे भाइयों ने देखा है, मेरे भाई ही मेरी शादी वहां करेंगे। उगाती ने कहा, अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारे भाई सुपेरे हैं तो फिर इनके पास सांपों की पुटारी क्यों नहीं थी? मैंने सुना है कि तुम लोगों ने सांप भी बाग के कुएं से पकड़े थे। मारिया कहने लगी, उगाती बहन, हम एक तवील फासला तय करके आ रही हैं। रास्ते में हम एक जगह सो रहे थे कि चोर सुपेरा आया और हमारी सांपों की पटारी और हमारे नीले रुमाल उठाकर ले गया। उगाती ने मारिया के हाथ नाग और थ्यूसोंग के लिए खाना भिजवाया। नाग ने पूछा, वहां कोई खतरा तो नहीं है मारिया? अगर ऐसी बात हो तो मैं एक सांप को तुम्हारी हिफाजत के लिए भेज देता हूँ। मारिया बोली, वो बेचारी तो बड़ी ही नेक औरत है, यहाँ किसी सौदागर की हवेली में दिन भर काम करती है। देखो बेचारी ने कितनी मोहब्बत और खलूस से तुम्हारे लिए दूध और रोटी भिजवाई है। गरीब औरत है मगर बेहद मुखलिस और इंसान दोस्त है। नाग ने भी उगाती की तारीफ की। उन्हें खाने पीने की जरूरत तो नहीं थी लेकिन उगाती के खलूस को सामने रखते हुए उन्होंने मिलकर दूध रोटी खा ली। मारिया बर्तन लेकर सुबह आने का कहकर चली गई। दूसरे दिन सुबह होते ही मारिया नाश्ते के लिए दूध और रोटी लेकर आ गई। ये नाश्ता नेक दिल औरत उगाती ने मारिया को उसके भाइयों के लिए दिया था। अब थ्यूसोंग और नाग ने मारिया को साथ लिया और शहर के अंदर जाकर एक खाली कोठरी किराए पर ले ली। दिन भर वो शहर में शाम का तमाशा दिखाते और रात को अपनी कोठरी में आ जाते। 3 दिन हो गए मगर दुखी बाप पायान की बेटी कबाली का उन्हें कोई सुराग न मिल सका। मारिया ने थ्यूसोंग से कहा, थ्यूसोंग, इस तरह तो हमें कबाली को तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें चाहिए कि हम बाजार से एक बरबत खरीद कर उस पर वही धुन बजाएं जो कबाली का बूढ़ा बाप एहराम के अंदर रात को बजाता है और जो वो अपनी बेटी को बजाकर सुलाया करता था। हो सकता है अगर कबाली अपने नए जन्म में यहाँ किसी मकान में रहती हो तो बरबत की वही लोरी वाला नगमा सुनकर उसे अपना पिछला जन्म याद आ जाए। वैसे हम उसको उसकी शक्ल से भी पहचान सकते हैं।
लेकिन बरबत के नगमे से हमें कबाली को उसका पिछला जन्म याद कराने में बड़ी मदद मिलेगी। त्युसोंग बोला, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बूढ़े बाप पायान ने कहा था कि उसकी बेटी कबाली को उसका पिछला जन्म याद नहीं होगा, उसे याद दिलाना पड़ेगा। अगर हमें कबाली की शक्ल वाली कोई लड़की मिल जाती है तो हम वैसे ही उसे उसका पिछला जन्म याद दिला सकते हैं। नाग ने कहा, लेकिन अगर हम बरबत पर लोरी वाला नगमा भी साथ ही सुना देंगे तो कबाली को अपना पिछला जन्म याद करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए मारिया की तजवीज़ बड़ी माकूल है। हमें सुबह बाजार से एक नया बरबत खरीदना होगा। तुम वही नगमा बरबत पर बजा लोगे ना? त्युसोंग ने कहा कि उसे वो नगमा याद है जो एहराम में बूढ़ा बाप बजाया करता है। चुनाचे अगले रोज उन्होंने बाजार से एक बरबत खरीद लिया। त्युसोंग और मारिया ने अपनी याददाश्त की मदद से बरबत पर वो लोरी वाला नगमा निकाल लिया जो बूढ़ा बाप आज से 10,000 बरस पहले अपनी बेटी कबाली को सुनाकर सुलाया करता था। ये नगमा बहुत उदास और गमगीन था। अब वो जहां सांपों का तमाशा दिखाते, मारिया बरबत उठाकर उस पर लोरी वाला दर्दनाक नगमा बजाने लगती। त्युसोंग और मारिया औरतों की शक्लों को गौर से देखते। त्युसोंग और मारिया बूढ़े पायान की बेटी कबाली की शक्ल को अच्छी तरह पहचान सकते थे। उन्होंने उसका मुजस्मा गौर से देखा था जो एहराम के अंदर बूढ़े दुखी बाप के ताबूत के सामने वाली मेज पर रखा हुआ था। उन्हें शहर में तमाशा दिखाते और बरबत बजाते 10 दिन गुजर गए, मगर उन्हें कबाली की शक्ल कहीं भी नजर न आई। एक रोज शाम के वक्त त्युसोंग और नाग मारिया शहर से वापस अपनी कोठी की तरफ जा रहे थे। वो एक बहुत बड़ी हवेली के करीब से गुजरे तो मारिया ने उगाती को देखा। ये वही औरत थी जिसने मारिया को अपने शहर के बाहर वाले मकान में ठहराया था और जो उस हवेली में मुलाजमा थी। उगाती परेशान थी और गली में तेज तेज कदमों से जा रही थी। मारिया ने उसे देखा तो सलाम किया और पूछा कि वो परेशान क्यों है। उगाती ने कहा, मेरी मालकन मर रही है, मैं हकीम को लेने जा रही हूँ कि शायद मालकन की जान बच जाए। नाग ने कहा, बहन हमें अपनी मालकन के पास ले चलो, हो सकता है हम उसकी बीमारी का कोई इलाज कर सकें। उगाती ने पूछा कि क्या वो हकीम है? नाग बोला, मैं टूने टोटके और जड़ी बूटियों से इलाज कर लेता हूँ। उगाती बोली, मेरी मालकन बेहद बूढ़ी हो चुकी है, अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं वैसे ही खाना पूरी करने की खातिर हकीम को बुलाने जा रही हूँ। हकीम जी ने तो सुबह ही कह दिया था कि अब तुम्हारी मालकन का कोई इलाज नहीं है, वो शाम तक मर जाएगी, लेकिन मैं मजबूर हूँ, चाहती हूँ मेरी मालकन जिंदा रहे। अच्छा, तुम अगर उसका इलाज कर सकते हो तो मेरे साथ चलो, मुझे खुशी होगी। उगाती ने मारिया, त्युसोंग और नाग को साथ लिया और हवेली में आ गई। यह हवेली काफी बड़ी थी। उसकी मालकन बड़ी अमीर औरत थी, वो बेवा थी और उसकी कोई औलाद भी नहीं थी। हवेली में नौकर चाकर और लौंडियां उदास उदास फिर रही थीं। उगाती मारिया, नाग और त्युसोंग को लेकर हवेली के सबसे बड़े और सजे सजाए कमरे में दाखिल हुई। कमरे में जैतून के तेल का शमादान रोशन था। एक आलीशान पलंग पर रेशमी बिस्तर बिछा हुआ था जिस पर एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत आंखें बंद किए खामोश लेटी थी। उसका रंग जर्द था और वो मर रही थी। करीब पहुंचकर मारिया और त्युसोंग अचानक चौंक उठे। मारिया त्युसोंग को एक तरफ खींचकर ले गई और बोली, त्युसोंग मुझे ये कबाली लगती है। त्युसोंग बोला, तुम ठीक कह रही हो मारिया, मुझे इसकी शक्ल देखकर पहले ही शक पड़ा था। अगरचे वो बहुत बूढ़ी हो गई है, लेकिन इसके नक्श उसी मुजस्मे से मिलते हैं जो एहराम में दुखी बाप पायान की मेज पर रखा हुआ था। यह जरूर कबाली ही है। नाग भी उनके पास आ गया। जब मारिया ने उसे बताया कि यह औरत कबाली ही है तो इसे उसका पिछला जन्म याद दिलाना चाहिए। अगर इसकी याददाश्त वापस आ जाती है तो हम इसे भी उठाकर वापस एहराम में इसके हजारों बरस पहले के बाप के पास लिए चलती हैं ताकि उस गमजदा बाप के दिल में ठंड पड़ सके। मारिया ने कहा, हमें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि ये औरत कबाली मर रही है। अगर ये मर गई तो ना जाने फिर कौन से जन्म में दोबारा पैदा हो, फिर इसे तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। त्युसोंग बोला, मैं बरबत पर वही लोरी बजाता हूँ जो ये औरत कबाली अपने पुराने जन्म में अपने बाप से सुना करती थी। नौकरानी उगाती अपनी मालकन के सरहाने खामोश खड़ी थी। मारिया, त्युसोंग और नाग जल्दी से बूढ़ी औरत के पलंग के पास आई। त्युसोंग ने बरबत कपड़े के थैले में से निकाला और उस पर वही लोरी वाला नगमा छेड़ दिया जो कबाली का बाप हजारों बरस पहले के जन्म में रात को सुलाने के लिए बजाया करता था। जो ही बरबत पर लोरी वाला नगमा बुलंद हुआ, बूढ़ी औरत के भिंचे हुए होंठ कपकपाने लगे। नाग, मारिया और त्युसोंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। बरबत के नगमे का असर शुरू हो गया था। त्युसोंग ने बरबत पर नगमे की लय तेज कर दी। अचानक बूढ़ी औरत ने आंखें खोल दी। उसकी आंखों से आंसुओं की लकीरें बह रही थीं। त्युसोंग ने बरबत की लय और तेज कर दी। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगीं। वो सिसकियां भर रही थी। उसके नीम मुर्दा खुश्क कांपते हुए होंठों से ऐसी आवाज निकली जैसे उसने अपने बाप को आवाज दी हो। फिर उसने हाथ के इशारे से त्युसोंग को बरबत बजाने से रोक दिया।
थ्यूसोंग ने बरबत बजाना बंद कर दिया। मारिया और नाग बूढ़ी औरत को गौर से देख रहे थे। मारिया और थ्यूसोंग को यकीन हो गया था कि यही बूढ़ी औरत कबाली यानी एहराम में रहने वाली सोगवार बाप की इकलौती बेटी है। अगरचे वो बेहद बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उसके नैन नक्श कबाली ही के थे। मारिया ने झुककर बूढ़ी औरत के कान में आहिस्ता से कहा, कबाली। औरत ने चौंक कर मारिया की तरफ देखा और बहुत ही कमजोर आवाज में कहा, तुम कौन हो? तुमने मेरे दिल में मेरे प्यारे बाप की यादों को ताजा कर दिया है। तुमने बरबत पर यह नगमा कहाँ से सीखा है? ये नगमा मुझे मेरा बाप आज से हजारों बरस पहले सुनाया करता था। थ्यूसोंग ने कहा, हमें तुम्हारे प्यारे बाप पायान ने तुम्हारी तलाश में भेजा है। बूढ़ी औरत की आंखें एकदम से चमक उठी। कहाँ है मेरा प्यारा बाप? मैं उसको एक नजर देखने को तरस रही हूँ। मारिया ने कहा, वो ब्राजील के सबसे बड़े एहराम में तुम्हारी राह देख रहा है। वो हजारों बरस से ताबूत में बंद है मगर जिंदा है। थ्यूसोंग ने कहा, उसे बेटी की मोहब्बत जिंदा रखे हुए है। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू की झड़ी लगी हुई थी। उसके खुश्क होंठ कांप रहे थे। उसने मुर्दा आवाज में कहा, तुमने बड़ी देर कर दी। मैं मर रही हूँ। मौत का फरिश्ता मेरी जान निकालने के लिए मौजूद है। मारिया ने जल्दी से कहा, लेकिन तुम्हारा अपने बाप से मिलना बहुत जरूरी है कबाली। वो तुम्हारे बगैर ना जिंदों में है ना मुर्दों में। वो हजारों बरस से तुम्हारी राह तक रहा है। जब तक तुम उसे नहीं मिलोगी उसकी रूह दुनिया को छोड़कर जन्नत में दाखिल ना हो सकेगी। बूढ़ी औरत पर गशी तारी होने लगी थी। उसकी आंखें बंद हुई जा रही थीं। मारिया और थ्यूसोंग परेशान हो गए। नाग ने कहा, हम कबाली को उठाकर इसके वालिद के पास लिए चलते हैं। मारिया ने गहरा सांस भरकर नाउमीदी से कहा, अब देर हो चुकी है नाग, कबाली मर रही है। थ्यूसोंग ने बूढ़ी कबाली के कान के पास मुंह ले जाकर पूछा, कबाली, हमें सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारा अगला जन्म कहाँ और किस जगह पर होगा। हम उस जगह तुमसे आन मिलेंगे। बूढ़ी कबाली के होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे। उसकी आंखें बंद थीं। मारिया ने कबाली के होंठों के साथ कान लगा दिया। वो कह रही थी, दरियाए अमेज़न के किनारे 3 सुरख पहाड़ों के दरमियान वाली वादी, रेड इंडियन कबीला, उसके सरदार की बेटी काहू, मैं उसके जिस्म में दाखिल हो रही हूँ। ये मेरा नया जन्म है, नया जन्म है। अलविदा मेरे प्यारे अब्बू, अलविदा। इसके साथ ही बूढ़ी कबाली ने खिंचकी ली और उसके जिस्म से रूह परवाज कर गई। उसकी नौकरानी ओगाती ने रोना शुरू कर दिया। नाग ने उसे तसल्ली दी और थ्यूसोंग और मारिया को लेकर हवेली के दालान वाले बागीचे में आ गया। उन्होंने आपस में मशवरा किया और इसी फैसले पर पहुंचे कि उन्हें दरियाए अमेज़न के बाएं किनारे 3 सुरख पहाड़ों के दरमियान वाली वादी की तरफ कूच कर जाना चाहिए। थ्यूसोंग बोला, लेकिन कबाली की रूह एक नौजवान लड़की के जिस्म में कैसे हलौल कर जाएगी? दूसरा जन्म तो पैदाइश के वक्त शुरू होता है। मारिया कहने लगी, हो सकता है कबाली किसी खास ताकत से अपने बाप की मोहब्बत के जेरे असर एक नौजवान लड़की के जिस्म में आ गई हो। नाग ने कहा, यह तो वहां चलकर रेड इंडियन लड़की कबाली से मिलकर ही मालूम होगा, मगर काहू की शक्ल इतनी जल्दी कैसे कबाली की शक्ल इख्तियार कर सकती है? मारिया ने कहा, मुमकिन है काहू पैदा ही कबाली की शक्ल में हुई हो। इस दुनिया में अक्सर लोग एक दूसरे के हमशक्ल भी पैदा हो जाते हैं। आखिर नाग, थ्यूसोंग और मारिया ने यही फैसला किया कि दरियाए अमेज़न वाली वादी की तरफ सफर शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने पटारी के सांप कुएं में छोड़ दिए। पटारी वहीं फेंक दी। शहर की एक मंडी से 3 सेहतमंद घोड़े और सफर का कुछ जरूरी सामान खरीदा और खुदा का नाम लेकर दरियाए अमेज़न के जंगलों की तरफ रवाना हो गए। 1 हफ्ते के सफर के बाद वो दरियाए अमेज़न के किनारे किनारे सफर कर रहे थे। अब उन्हें 3 सुरख पहाड़ों की तलाश थी। दरियाए अमेज़न के जंगल आज भी अपने घने दरख्तों, खतरनाक दलदलों, वैशी जंगली जानवरों और बड़े बड़े सांपों के लिए मशहूर हैं। कहते हैं कि इन जंगलों में आज भी ऐसी जगह मौजूद हैं जहां अभी तक किसी इंसान या शिकारी ने कदम नहीं रखा। नाग, मारिया और थ्यूसोंग को सांपों की परवाह नहीं थी। जंगली दरिंदे सबज सांप के मनके की वजह से उनके करीब नहीं भटकते थे। दलदलों की बू वह दूर ही से महसूस कर लेते थे और उनसे होशियार हो जाते थे। जंगल में सफर करते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां दरख्तों ने मिलजुल कर रास्ता तंग कर दिया था और वहां से घोड़े नहीं गुजर सकते थे। नाग ने मशवरा दिया कि हमें घोड़ों को इस जगह छोड़ देना चाहिए। चुनाचे ऐसा ही किया गया। घोड़े वहां छोड़कर वो पैदल ही घने नीम रोशन जंगल में दाखिल हो गए। यहाँ ऐसे ऐसे दरख्त थे कि जिनकी शाखें नीचे जमीन में घुस गई थीं और उनके सतून बन गए थे। हर दरख्त पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थी। वो बड़ी एहतियात से जंगली झाड़ियों में रास्ता बनाते कदम कदम चल रहे थे। अचानक मारिया की चीख बुलंद हुई। वो पीछे पीछे आ रही थी। नाग और थ्यूसोंग उसकी तरफ दौड़े। देखा कि मारिया को एक आदमखोर झाड़ी की कांटेदार शाखों ने दबोच रखा है। ब्राजील के जंगलों में
ऐसी झाड़ियां कसरत से होती हैं जिनकी शाखें करीब से गुजरने वाले इंसान या जानवर या जंगली दरिंदे को एकदम से दबोच लेती हैं और उनके जिस्म में अपने कांटे गाड़कर खून चूसना शुरू कर देती हैं। मारिया की जिंदा रहने की ताकत चूंकि उसके पास ही थी, इसलिए आदमखोर झाड़ी उसका खून नहीं चूस सकती थी, मगर उसने मारिया को पूरी तरह से जकड़ रखा था। नाग और थ्यूसोंग ने खंजर की मदद से आदमखोर झाड़ी की शाखों को काट डाला और मारिया को आजाद कराया। मारिया दहशत ज़दा थी। थ्यूसोंग बोला, काश मारिया की ताकत भी वापस आ चुकी होती, फिर हमें इसकी तरफ से बड़ी बेफिक्री हो जाती। मारिया ने अपने बाजुओं को सहलाते हुए कहा, आदमखोर झाड़ी के कांटे मेरे जिस्म में खुपकर इधर उधर हरकत कर रहे थे। मेरे खुदा, तेरी कैसी कैसी मखलूक यहाँ आबाद है। नाग ने मारिया के बाजू को देखा। आहिस्ता आहिस्ता कांटों के निशान खत्म हो रहे थे। उन्होंने दोबारा अपना सफर शुरू कर दिया। आगे जाकर दरख्त पर से एक बहुत बड़ा अजधा किस्म का सांप नीचे लटक रहा था। उसने नाग देवता की बू को महसूस करते ही अपने आप को दरख्त की टहनी से नीचे गिरा लिया और अपनी गर्दन झुका दी। नाग उसके करीब जाकर रुक गया। उसने अजधा से पूछा कि इस इलाके में 3 सुरख पहाड़ों वाली वादी कहाँ है। अजधा ने बड़े अदब से जवाब दिया, अजीम नाग देवता, ये वादी यहाँ से आगे एक नदी के बहाव के रुख पर है। जहाँ नदी दाएं तरफ मुड़ जाती है वहां बाएं जानिब 3 सुरख पहाड़ हैं और वादी उनके बीच में है। मगर नाग देवता, वहां तो आदमखोर कबीला आबाद है। नाग ने कहा, आदमखोर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अजधा बोला, लेकिन अजीम नाग देवता, आपके साथ आपके बहन भाई भी हैं। आदमखोर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नाग कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, ये अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। तुम्हारा शुक्रिया, हमें आगे बढ़ना है अब। अजदा ने गर्दन झुका दी। नाग, मारिया और थ्यूसोंग वहां से आगे बढ़ गए। मारिया ने कहा, ये एक नई बात मालूम हुई है कि काहू यानी कबाली जिस कबीले में नमूदार हुई है वो आदमखोर है। थ्यूसोंग ने मुस्कुरा कर कहा, चलो उनका भी दीदार हो जाएगा। आदमखोर कबीले से मुलाकात किए एक अरसा गुजर गया है। नाग बोला, बहरहाल हमें बड़ी एहतियात की जरूरत है, क्योंकि उन लोगों के पास जहरीले तीर होते हैं जो ये छुपकर दुश्मन पर चलाते हैं, और जिसको तीर लग जाए वो जहर के असर से फौरन बेहोश हो जाता है। फिर ये लोग उसे उठाकर ले जाते हैं और खा जाते हैं। थ्यूसोंग ने कहा, जो होगा देखा जाएगा। बहरहाल मारिया को अब हम दोनों के दरमियान रहकर चलना होगा, क्योंकि इसकी जिंदगी को किसी हद तक खतरा हो सकता है। मारिया को भी मालूम था कि अगरचे वो मर नहीं सकती, मगर चूंकि वो एक आम औरत बन चुकी है, इसलिए उसे नुकसान पहुंचने का खतरा बदस्तूर मौजूद है। उसने भी इस बात को पसंद किया कि वो थ्यूसोंग और नाग के दरमियान में रहकर चले। सारा दिन वो पुरपेच, खतरनाक और घने नीम तारीख जंगल में सफर करते रहे। कितने ही दरिंदे आए, मगर सबज शाम के मनके की बू पाते ही वहां से भाग जाते। नाग आगे आगे चल रहा था और उन्हें दलदली मैदानों से बचाकर लिए जा रहा था। ब्राजील के जंगलों में ऐसी ऐसी दलदलें मौजूद हैं कि अगर उनमें हाथी भी गिर जाए तो चंद सेकंड में गायब हो जाए। आखिर वो एक नदी के पास आ गई। थ्यूसोंग ने कहा, यही वो नदी है जो हमें 3 सुरख पहाड़ों वाली वादी में पहुंचाएगी। अब उन्होंने नदी के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। नदी जंगल में दरख्तों के नीचे सांप की तरह बल खाती चली जा रही थी। इतनी लंबी नदी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। थ्यूसोंग ने इस खदशे का इजहार किया कि कहीं वो रास्ता तो नहीं भूल गए। नाग ने कहा कि अजदा कभी गलत बयानी नहीं करते। इंसान झूठ बोल सकता है, मगर सांप झूठ नहीं बोलते। कहीं आधी रात को जाकर नदी दाएं तरफ को घूमी तो उन्हें बाएं जानिब 3 ऊंचे ऊंचे पहाड़ जंगल में घेरा डाले खड़े नजर आए। मारिया ने खुश होकर कहा, यही सुरख पहाड़ है नाग भैया। नाग बोला, हाँ मैं देख रहा हूँ, इनका रंग जरूर सुरख होगा। उन्होंने देखा कि उन तीनों पहाड़ों के दरमियान एक गहरी वादी थी जहां बेशुमार दरख्त उगे थे। एक जगह से उन्हें धुएं की पतली सी लकीर ऊपर को उठती हुई नजर आई। थ्यूसोंग बोला, ये धुआं जरूर आदमखोर कबीले के झोंपड़ों के आगे जलाई गई आग से उठ रहा होगा। नाग बोला, अब हमें बड़ी एहतियात से चलना होगा। हम आदमखोर जंगलियों की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। वो नदी से हटकर बाएं जानिब वादी की ढलान उतरने लगे। अंधेरे में उन्हें दरख्तों के दरमियान उगी हुई झाड़ियां और वीरान पगडंडियां साफ नजर आ रही थीं। वो उसी जगह पगडंडी पर चल रहे थे। उनकी दोनों जानिब ऐसी चट्टानें थी कि जिन पर जंगार लगा था और जंगली बेलें चिमटी हुई थीं। कई जगहों से पानी भी टपक रहा था। रास्ता खतरनाक और पेचदार था। एक जगह चट्टान के ऊपर एक बहुत बड़ी छिपकली मुंह खोले उन्हें झुककर देख रही थी। थ्यूसोंग उसे पत्थर मारने लगा तो नाग ने कहा, इसे कुछ न कहो थ्यूसोंग, ये हमारी दोस्त है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। छिपकली आहिस्ता आहिस्ता पीछे खिसकी और फिर अंधेरे में गायब हो गई। मारिया ने कहा, ऐसी बड़ी बड़ी छिपकलियां हमने आज से 4-5 हजार बरस पहले अफ्रीका के जंगलों में देखी थीं। इसी तरह आपस में बातें करते वो जंगल की अंधेरी रात में चले जा रहे थे।
अब ढलान खत्म हो गई थी और वादी शुरू हो चुकी थी। नाग आगे आगे था, पीछे मारिया और उसके पीछे थ्यूसोंग था। बरबत थ्यूसोंग ने अपनी कमर के गिर्द बांध रखा था। चलते चलते अचानक नाग रुक गया। उसने हाथ के इशारे से अपने पीछे थ्यूसोंग और मारिया को बैठ जाने को कहा। मारिया और थ्यूसोंग वहीं घास पर बैठ गई। नाग भी घास पर बैठ गया, फिर पीछे खिसक कर उनके पास आया और सरगोशी में बोला, मुझे महसूस हो रहा है कि आगे कोई इंसान मौजूद है। मारिया और थ्यूसोंग कुछ कहने ही लगे थे कि नाग ने होंठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। फिर चमकती आंखों से सामने की तरफ देखने लगा। ठक की आवाज के साथ एक जहरीला तीर थ्यूसोंग और मारिया के सर के ऊपर पीछे दरख्त के तने में आने लगा। थ्यूसोंग और मारिया ने सर नीचे कर लिए। नाग ने भी अपना सर नीचे कर लिया और आहिस्ता से बोला, मैं आगे जाकर देखता हूं, तुम यहीं रहना। ये कहकर नाग ने फौरन एक स्याह सांप की शक्ल इख्तियार की और तेजी से रेंगता हुआ उस तरफ चला जिधर से तीर आया था। वो बिजली की सी तेजी के साथ घास और झाड़ियों में से गुजरता हुआ एक बहुत बड़े दरख्त के अकब में आया तो उसे इंसानों के कदमों की पत्तों पर भागने की आवाज सुनाई दी। नाग ने फन उठाकर अंधेरे में देखा। वो अंधेरे में बड़ी अच्छी तरह से देख सकता था। उसे दरख्त के पीछे से होकर दो आदमी उस तरफ जाते नजर आए जिधर मारिया और थ्यूसोंग छुपे हुए थे। नाग उछलकर उन आदमियों के पीछे भागा। उसने देखा कि दोनों आदमी जंगली थे। उनके हाथों में तीर कमान थे, जिस्म रंगे हुए थे, कमर के गिर्द केलों के पत्तों की झालर लपेट रखी थी। वो दबे पांव आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लगता था कि उन्होंने मारिया और थ्यूसोंग को देख लिया है और अब उन्हें तीर मारकर बेहोश करने वाले हैं। कमानें उनके हाथों में ऐसे पकड़ी हुई थी कि उन पर तीर चढ़े थे। नाग रेंगता हुआ उनके पीछे बिल्कुल करीब आ गया। जाने क्या बात थी कि जंगली आदमखोरों को शायद सांप की बू आ गई थी। वो एकदम से रुक गए। उन्होंने झुककर गौर से जमीन पर देखा। नाग फौरन एक झाड़ी के पीछे हो गया। फिर उसने जोर से फुंकार मारी। आदमखोर जंगली पीछे हटे और उन्होंने नाग पर जहरीले तीर चला दिए। दोनों तीर नाग के दाएं बाएं जमीन पर आकर लगे। नाग ने फुंकार मारते ही छलांग लगाई और एकदम आदमखोर वैशी की गर्दन पर जाकर लगा और फौरन उसे डस दिया और सिर्फ इतना जहर दाखिल किया कि वो बेहोश हो जाए। नाग के जहर से बचना नामुमकिन था। आदमखोर फौरन कटे हुए दरख्त की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसे गिरता देखकर उसका साथी घबराया। उसने सांप को अपने साथी की गर्दन में देख लिया था। जंगली ने फौरन खंजर निकाल लिया और नाग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। नाग ने दूसरी बार छलांग लगाई और इस बार दूसरे आदमखोर वैशी के पांव में आकर उसे डस दिया। दूसरा वैशी भी वहीं ढेर हो गया। नाग वहां से रेंगता हुआ सीधा मारिया और थ्यूसोंग के पास पहुंचा और उन्हें सारे हालात से बाखबर किया। वो इंसानी रूप में वापस आ गया था। अब उन्होंने इस बात पर गौर करना शुरू किया कि उन्हें किस तरह से किस सूरत में आदमखोर कबीले की तरफ जाना चाहिए। मारिया ने कहा, काहू कबाली यकीनन इसी कबीले के सरदार की बेटी होगी। मेरा ख्याल है कि नाग को पहले जाकर उस लड़की के बारे में मालूम करना चाहिए कि वो इसी कबीले में रहती है। थ्यूसोंग ने भी नाग को यही मशवरा दिया। नाग ने कहा, फिर ऐसे करती हैं कि सबसे पहले इस वादी में कोई ऐसी जगह तलाश करती हैं जहां तुम दोनों छुप जाओ और आदमखोरों के जहरीले तीरों से महफूज रहो। उतनी देर में कबीले की तरफ निकल जाऊंगा और वहां से सारी मालूमात हासिल करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मारिया और थ्यूसोंग ने इस तजवीज को पसंद किया और वो किसी ऐसी जगह की तलाश में चल पड़े जहां थ्यूसोंग और मारिया छुप सकते थे। नाग अब इंसानी शक्ल में आगे आगे जा रहा था। वादी अब खुली हो गई थी। सब्जे का एक मैदान अंधेरे में गहरा सब्ज नजर आ रहा था। उससे जरा आगे दरख्तों के झुंड शुरू हो जाते थे। इन दरख्तों में एक जगह आग जलती दिखाई दे रही थी। नाग ने कहा, ये आग कबीले के झोंपड़ों के बाहर ही रोशन है। हमें यहीं कहीं कोई महफूज जगह तलाश करनी होगी। लेकिन वहां कोई गार या खो या शगाफ नहीं था। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम दोनों यहाँ किसी भी दरख्त पर चढ़कर शाखों में छुपकर बैठ जाओ। इससे बेहतर जगह यहाँ और कोई नहीं है। मारिया ने कहा, मेरे ख्याल में वो कोने वाला दरख्त ठीक रहेगा। यहाँ से हमें कबीले के झोंपड़े और उनकी आग भी जलती नजर आ जाएगी। नाग ने दरख्त को करीब से जाकर देखा। ये काफी घना दरख्त था और ऊपर शाखों ने छतरियां सी बना रखी थीं। थ्यूसोंग और मारिया उस दरख्त पर चढ़कर उसकी शाखों में अच्छी तरह छुपकर बैठ गए। नाग ने उकाब की शक्ल इख्तियार की और उस तरफ उड़ गया जिधर दरख्तों में आग रोशन थी। जब वो दरख्तों के ऊपर पहुंचा तो देखा कि नीचे दरख्तों के दरमियान एक खुली जगह है जहां गोल दायरे में झोंपड़े बने हुए थे। ये बांस के झोंपड़े थे। इनके दरमियान लकड़ियां जोड़कर आग जलाई गई थी। आग हल्की हो गई थी और उसमें से हल्का हल्का धुआं ऊपर को उठ रहा था। वहां जंगली कोई नजर नहीं आ रहा था। नाग एक दरख्त की शाख पर बैठ गया और झोंपड़ों की तरफ देखने लगा। वो चाहता था कि कोई झोंपड़ियों से बाहर आए ताकि वो पता कर सके कि ये लोग कौन हैं
और क्या इनमें कबाली काहू की शक्ल में रहती है कि नहीं, मगर झोंपड़ियों पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि एक तरफ से एक जंगली भागता हुआ आया और उसने हलक से एक चीख निकाली। उसकी चीख की आवाज सुनकर झोंपड़ियों में से जंगली बाहर निकल आए और उसको घेर लिया। जंगली ने पीछे इशारा किया। उधर से 4 आदमी उन जंगलियों को उठाए लिए आ रहे थे जिनको नाग ने थोड़ी देर पहले डसकर बेहोश किया था। उन्होंने दोनों बेहोश जंगलियों को आग के पास लाकर जमीन पर लिटा दिया। इतने में एक झोंपड़ी में से उनका सरदार भी निकल आया। उसके सर पर मोर के परों का ताज था। सारे जंगली परे परे हट गए। सरदार ने झुककर बेहोश जंगलियों को देखा। वो उन्हें होश में लाने के जतन करने लगा, मगर नाग के जहर का असर दूर करना कोई मामूली बात नहीं थी। ये जहर 12 घंटों के बाद ही खून से खत्म हो सकता था। 12 घंटों से पहले इन आदमियों को कोई भी होश में नहीं ला सकता था। सरदार ने जंगली से कहा, इसे सांप ने नहीं डसा। अगर सांप डसता तो ये मर जाते। इसे किसी दुश्मन कबीले के आदमी ने जहरीला तीर मारकर बेहोश किया है और फिर तीर इनके जिस्मों से निकाल दिए। दुश्मन जरूर हमारे आसपास होगा, हमें होशियार रहना होगा। उसी वक्त सरदार के हुक्म से 10-12 जंगली जहरीले तीर और नेज़े लेकर जंगल में इधर उधर फैल गए। सरदार के हुक्म से बेहोश जंगलियों को एक झोंपड़े में पहुंचा दिया गया। अभी तक किसी भी झोंपड़े से कोई औरत या लड़की बाहर नहीं निकली थी। कोई औरत बाहर आती तो नाग देखकर पता करता कि उनमें से कोई कबाली की शक्ल की लड़की है कि नहीं। नाग उकाब की शक्ल में दरख्त पर खामोश बैठा रहा। सारे जंगली और सरदार वापिस अपने अपने झोंपड़ों में चले गए। उकाब अब सुबह होने का इंतजार करने लगे, क्योंकि दिन निकलने पर ही कोई औरत झोंपड़ी से बाहर आ सकती थी। दूसरी तरफ एक जंगली दुश्मन की खोज में चलता हुआ उस दरख्त के करीब आ गया जिसकी शाखों में मारिया और थ्यूसोंग छुपे हुए थे। ना जाने क्या बात हुई कि ऐन उस वक्त मारिया की पिंडली पर एक चूंटी चढ़ गई और उसने जोर से काट दिया। मारिया के हलक से हल्की सी आवाज निकल गई। आवाज को सुनते ही जंगली एकदम से झाड़ी में कूद गया और उसने दरख्त की तरफ निशाना बांधकर जहरीला तीर चला दिया। तीर थ्यूसोंग के ऊपर से निकलकर एक टहनी में खुब गया। थ्यूसोंग ने नीचे छलांग लगा दी और इससे पहले कि जंगली अपने हलक से कोई चीख की आवाज निकालकर दूसरे आदमी को खबरदार करता, थ्यूसोंग ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी खास उंगली लगा दी। उंगली के लगते ही जंगली अंगूठे जितने साइज का हो गया। अपने आप को छोटा देखकर वो इंतहाई खौफजदा हो गया और हल्की हल्की चीखें मारने लगा। ये चीखें इतनी कमजोर थीं कि सिवाय थ्यूसोंग के और कोई नहीं सुन सकता था। थ्यूसोंग ने इत्मीनान का सांस लिया और जंगली को उठाकर अपनी जेब में डालना चाहता था कि वो उछलता कूदता झाड़ियों की घास में गायब हो गया। थ्यूसोंग ने जगह जगह उसे तलाश किया, मगर जंगली उसे ना मिला। थ्यूसोंग को ऊपर से मारिया ने आवाज दी, ऊपर क्यों नहीं आते थ्यूसोंग, क्या हुआ? थ्यूसोंग भागकर दरख्त पर चढ़ गया और बोला, आदमखोर जंगली था, मैंने उसे छोटे साइज का बना दिया था, मगर वो ना जाने कहाँ गायब हो गया है। मारिया ने कहा, मेरा ख्याल है हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह छुप जाना चाहिए। ये जगह महफूज नहीं है और नाग भी अभी तक वापस नहीं आया। थ्यूसोंग बोला, नाग हमें जिस जगह छोड़ गया है हमें उसी जगह रहना चाहिए। अगर तुम आवाज ना निकालती तो ये जंगली कभी हम पर तीर ना चलाता। मारिया ने कहा, मैं क्या करूं, मुझे बड़ी जालिम चूंटी ने काट लिया था। थ्यूसोंग कहने लगा, खैर अब हमें कम से कम दिन निकलने तक तो इसी जगह रहना होगा। हो सकता है नाग थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाए। उन्होंने अपने आप को पत्तों में अच्छी तरह छुपा लिया। दूसरी तरफ वह जंगली जो अंगूठे जितने साइज का हो गया था घास में दौड़ता हुआ अपने झोंपड़ों की तरफ चलने लगा। घास के खोशे उसे ऊंचे ऊंचे दरख्त नजर आ रहे थे। दौड़ता भागता आखिर वह झोंपड़ों के पास पहुंच गया। वो एक झोंपड़ी में घुस गया। थोड़ी ही देर बाद उस झोंपड़ी में से 2 जंगली चीखते चिल्लाते शोर मचाते डरे हुए बाहर निकल आए। शोर की आवाज सुनकर उकाब ने भी शाख पर से झुककर नीचे देखा। आग के अलाव की रोशनी में नाग ने देखा कि एक अंगूठे जितना जंगली हाथ उठा उठाकर शोर मचा रहा है, उछल रहा है और दूसरे जंगली परे परे खड़े उसे डरी हुई नजरों से देख रहे हैं। नाग समझ गया कि ये कारिस्तानी थ्यूसोंग की हो सकती है। ये जंगली उनके दरख्त की तरफ गया होगा और वहां ये वाकया हो गया। दूसरे जंगलियों के शोर पर सरदार भी बाहर निकल आया। उसने जो अपने एक आदमी को नन्हे से चूहे की तरह उछलता कूदता देखा तो वो भी डर गया और पीछे हटकर बोला, इसने देवता के आगे जरूर गुस्ताखी की होगी। जंगल के देवता ने इसे इंसान से चूहा बना दिया, इसे आग में फेंक दो। और उकाब नाग के देखते देखते एक जंगली ने नन्हे जंगली को उठाकर आग में फेंक दिया। उसके आग में गिरने और जलकर भस्म होने का कुछ पता ही ना चला। सरदार ने हुक्म दिया, आग के देवता की पूजा शुरू करो, वो नाराज हो गया है, उसे राजी करो। हमने उसके मुजरिम की कुर्बानी दे दी है, इसके गिर्द रक्स करो। वहां सारे जंगली आ गए और उन्होंने आग के गिर्द रक्स करना शुरू कर दिया। थ्यूसोंग और मारिया ने झोंपड़ियों की तरफ से ढोल ताशों और जंगलियों के गाने की आवाजें सुनी तो समझ गए कि जंगली पूजा कर रहे होंगे। पहली बार नाग ने झोंपड़ियों के आगे कुछ औरतों को देखा जो बाहर निकल रही थीं और रक्स कर रही थीं।
जब ये औरतें आग के गिर्द रक्स करने लगी तो नाग ने गौर से उनको देखना शुरू किया। आग में सूखी लकड़ियां डाल दी गई थीं। उनके शोले बुलंद हुए और उनकी रोशनी औरतों के चेहरों पर पड़ी। नाग ने देखा कि उसे कबाली की शक्ल की वहां कोई लड़की दिखाई ना दी। वह सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रक्स में सरदार की बेटी काहू शामिल ना हो। इसका मतलब है कि फिर उसे झोंपड़ी के अंदर जाकर सरदार की बेटी को देखना चाहिए। हो सकता है वो सरदार की झोंपड़ी में मौजूद हो। नाग ये सोचकर डाली पर से उड़ गया और सरदार की झोंपड़ी की दूसरी तरफ आकर उसने एक छोटे सांप की शक्ल इख्तियार की और आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ सरदार की झोंपड़ी में दाखिल हो गया। नाग ने देखा कि अंदर से झोंपड़ी खाली थी। कोने में एक चिराग रोशन था। फर्श पर शेर की खाल का बिछौना बिछा था और सरहाने की जानिब चांदी की बकरी का एक सींगों वाला छोटा बुत रखा था। अब नाग को काफी हैरानी हुई कि अगर कबाली यहाँ भी नहीं है तो सरदार की बेटी काहू कहाँ होगी। उसे बाहर से किसी के कदमों की दमक सुनाई दी। नाग फौरन एक बोरी के पीछे छुप गया। झोंपड़ी में सरदार जमीन पर जोर जोर से पांव रखता दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे एक जंगली भी था। सरदार आते ही परेशानी की हालत में बिछौने पर बैठ गया और आंखें जोर से बंद करके कुछ सोचने लगा। उसका गुलाम जंगली अदब से सामने एक तरफ हटकर बैठ गया। सरदार ने एकदम से आंखें खोली और गुस्से से बोला, ये सब मेरे दुश्मन कबीले के सरदार की कारिस्तानी है। उसने मेरे लोगों पर जादू करना शुरू कर दिया है। मैंने इस ख्याल से उसे अग्नि देवता के नाम मंसूब किया था कि कहीं मेरे आदमियों में घबराहट न फैल जाए, लेकिन मुझे यकीन है कि सब कुछ मेरा दुश्मन कर रहा है। जंगली ने अदब से कहा, सरदार उसको भी तो हमने जबरदस्त शिकस्त दी है। 3 बार उसके सैकड़ों आदमियों को हलाक कर डाला और सबसे बड़ी बात यह कि उसकी बेटी को अगवा करके कैद कर रखा है। सरदार बोला, मैं उसकी बेटी को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसका सर काट कर आज ही उसके पास पहुंचा दूंगा। जंगली ने कहा, इससे तो बेहतर है सरदार कि तुम मुझसे शादी कर लो। इससे ज्यादा दुश्मन कबीले की बेइज्जती नहीं की जा सकती। सरदार गजबनाक हो गया। मैं दुश्मन की लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं उसकी औलाद का बाप नहीं बनूंगा। मैं आज ही उसकी गर्दन उतरवाकर उसके बाप के पास भेज रहा हूं। ये बताओ, लड़की की निगरानी अच्छी तरह से हो रही है? जंगली ने फौरन जवाब दिया, सरदार 10 आदमी उस कुएं पर दिन रात पहरा देती हैं। आप हुक्म करें, मैं अभी उस लड़की का सर उतारकर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। सरदार उठ खड़ा हुआ। वो बेचैनी से टहलने लगा। कभी हाथ मलता, कभी माथे पर उंगलियां रगड़ता। उसने अपना मोर का ताज उतारकर बिछोने पर रख दिया था। रुक कर बोला, अपने आदमियों से कहो, आज शाम हम दुश्मन के कबीले पर भरपूर हमला करेंगे। दोपहर को मैं दुश्मन के सरदार की बेटी का सर काटकर उसके बाप के पास भेज रहा हूँ। ये कहकर सरदार ने अपनी कमर से लगा हुआ खंजर निकाला और बकरी के सींगों वाले बुत के सामने जमीन में जोर से गाड़ दिया। फिर चिल्लाकर कहा, अग्नि देवता, हमें दुश्मन पर फतह दे। मुझे दुश्मन का सर अता कर। वह बुत के आगे सजदे में गिर गया। उसका जंगली साथी भी सजदे में गिर गया। नाग ये सारी कार्रवाई बोरी के पीछे छुपा देख रहा था। उसने सरदार और उसके साथी के दरमियान होने वाली बातें भी सुनी थीं। उसे कुछ कुछ शक हुआ कि शायद काहू यानी कबाली अपने नए जन्म में दुश्मन सरदार की बेटी होगी, जिसके कबीले पर यह सरदार हमला करने वाला है और जिसका सर उतारकर दुश्मन सरदार को भेजा जा रहा है। एक बात तो साबित हो चुकी थी कि काहू कबाली इस सरदार की बेटी नहीं है। अब नाग दूसरे यानी उस सरदार के दुश्मन कबीले का खोज लगाना चाहता था ताकि वहां जाकर काहू कबाली का सुराग लगाया जाए। नाग आहिस्ता से बोरी के पीछे से रेंगकर बाहर आ गया। बाहर रात का अंधेरा चारों तरफ फैला था। नाग ने उकाब की शक्ल बदली और फिजा में उड़ता हुआ मारिया और थ्यूसोंग के पास आ गया। उन्हें सारी बात बयान की और वह दरख्त से नीचे उतर आए। थ्यूसोंग ने कहा, सबसे पहले तो हमें उस लड़की का पता चलाना चाहिए जिसका यह सरदार सर उतारकर उसके बाप को भेज रहा है। मारिया बोली, मुझे यकीन है कि वही काहू होगी, यानी वही कबाली अपने दूसरे जन्म में जिंदा हो गई होगी। नाग ने कहा, उसे इसी जंगल में किसी कुएं में कैद किया गया है जहां कुछ जंगली पहरा देते हैं। अगर हम उसकी मदद को ना पहुंचे तो आज दोपहर तक उसकी गर्दन काट दी जाएगी। थ्यूसोंग ने कहा, इस सिलसिले में तो तुम ही सुराग लगा सकती हो। नाग बोला, हमें सुबह होने का इंतजार करना होगा। तीनों दोस्त यानी मारिया, थ्यूसोंग और नाग उसी बड़े दरख्त की ओट में झाड़ियों के पीछे बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगे। नाग ने उन्हें उस जंगली का वाकया भी सुनाया जिसे थ्यूसोंग ने अंगूठे जितना बना दिया था और सरदार ने उसे दुश्मन सरदार की जादूगरी समझकर यह झूठ मूठ ऐलान करके आग में फेंकवा दिया कि इसने अग्नि देवता की तौहीन की होगी। थ्यूसोंग ने बताया कि वो जंगली यहाँ आया तो मारिया को चूंटी ने काटा। इसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई और जंगली ने हम पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। फिर मैंने उस पर छलांग लगाकर उसे छोटा बना दिया, मगर वो कमबख्त भाग गया। इस तरह बातें करते करते सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी। नाग ने कहा, तुम लोग इसी दरख्त पर चढ़कर बैठ जाओ। मैं उस कुएं को तलाश करता हूं जिसमें दुश्मन सरदार की बेटी कैद है। ये कहकर नाग ने सांप का रूप बदला और वहां से एक तरफ को रवाना हो गया।
त्सोंग और मारिया एक बार फिर दरख्त की शाखों में छुपकर बैठ गए। नाग ने बड़ी तेजी से वादी में एक तरफ चक्कर लगाया, फिर दूसरी तरफ निकल गया। उसे कोई कुआं न मिला। उसने सोचा कि उसे उकाब बनकर सुराग लगाना चाहिए। वह सांप से उकाब बनकर फिजा में बुलंद हो गया। उकाब की शक्ल में अब ऊपर से नीचे हर शय अच्छी तरह से देख सकता था। उसने सारी वादी का एक भरपूर चक्कर लगाया। एक जगह वादी के कोने में दरख्त के नीचे 4 जंगली नजर आए जो नेज़े लिए झाड़ियों के पास चुपचाप खड़े थे। वो एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर आमने सामने खड़े थे। लगता था कि वो पहरा दे रही हैं। नाग नीचे आ गया और उस दरख्त पर आकर बैठ गया जिसके नीचे ये जंगली पहरे पर खड़े थे। अब उसे दरख्त के करीब ही एक कुआं दिखाई दिया जिसको ऊपर से आधा ढांप दिया गया था। कुएं के ऊपर भी एक जंगली नेज़ा लिए खड़ा था। यही वो कुआं हो सकता था जिसके अंदर दुश्मन सरदार की बेटी कैद थी। नाग ने हालात का जायजा लिया, गौर किया। आखिर उसने एक फैसला किया और दरख्त की टहनी पर से उड़कर झाड़ियों के पीछे आ गया। यहाँ उतरते ही नाग ने इंसान की शक्ल बदल ली। वो झाड़ियों के पीछे छुप गया और उसने हलक से शेर की आवाज निकाली और आवाज निकालने के फौरन बाद नाग की शक्ल बदलकर दूसरी तरफ चला गया। शेर की आवाज पर जंगली नेज़े लिए उस तरफ आ गए। अब सिर्फ कुएं वाला जंगली ही वहां रह गया था। नाग यही चाहता था। वो सांप की शक्ल में रेंगता हुआ तेजी से कुएं की तरफ चला। पहरेदार जंगली के पीछे से होकर वो कुएं में उतर गया। उसने कुएं में उतरते ही महसूस किया कि अंदर गहरा अंधेरा है और किसी लड़की के आहिस्ता आहिस्ता रोने की आवाज आ रही थी। नाग कुएं की दीवार पर से रेंगता हुआ कुएं की तह में आ गया। उसने देखा कि कुआं खुश्क है, उसमें पानी नहीं है। अंधेरे में उसे एक लड़की घुटनों में सर दिए बैठी नजर आई। वो रो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता हिचकियां ले रही थी। नाग को वो ना देख सकी थी। नाग वैसे भी सांप की शक्ल में था, कुएं की दीवार के अंधेरे में था। वो इस बात की तस्दीक करना चाहता था कि क्या यही लड़की काहू है जिसमें कबाली ने दूसरा जन्म लिया है। लेकिन सबसे अहम बात, सबसे पहले इस लड़की की जान बचाना था, क्योंकि कुछ देर बाद इस लड़की का सर उतार दिया जाने वाला था। नाग ने हल्की सी सीटी की आवाज निकाली। उस आवाज को सुनकर लड़की ने घुटनों में से सर ऊपर को उठाकर देखा। नाग तो उसे अंधेरे में नजर न आया, मगर नाग की आंखों ने अंधेरे में भी उसे पहचान लिया और वो बेहद हैरान भी हुआ, क्योंकि ये हूबहू कबाली की शक्ल की लड़की थी। यानी वही औरत थी जो बूढ़ी होकर मर गई थी। यूं महसूस हो रहा था कि जैसे वही बूढ़ी औरत फिर से भरपूर जवान हो गई है। नाग को जब तसल्ली हो गई तो वो अंधेरे में ही दीवार पर से रेंगता कुएं के मुंह पर आ गया। जंगली उसी तरह पहरा दे रहा था। नाग कुएं की मुंडेर के पीछे छुप गया। दूसरी तरफ से 4 जंगली उसके करीब आ रहे थे। उन्होंने कुएं वाले जंगली पहरेदार को बताया कि शेर की आवाज जरूर आई थी, मगर वो धाड़कर भाग गया है। अब सब ठीक है। कैदी लड़की कुएं में ही है ना? पहरेदार ने नीचे झांक कर देखा और कहा, हाँ, वो कुएं के अंदर ही है, मगर सरदार उसे कब तक कैद रखना चाहता है? एक जंगली ने कहा, अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि सरदार आज किसी भी वक्त इस कैदी लड़की का सर काटकर उसके बाप के पास भिजवाने का इरादा रखता है। पहरेदार जंगली ने हंसकर कहा, शुक्र है, हमारी जान भी छूटेगी। 4 जंगली वापिस अपने अपने पहरे पर चले गए। कुएं वाला जंगली भी अपने पहरे पर खड़ा हो गया। नाग मुंडीर के पीछे से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता संभल कर रेंगता उसके करीब आया। पहरेदार जंगली का मुंह दूसरी तरफ था। नाग ने पहरेदार के पांव पर डस दिया। पहरेदार जंगली ने पलट कर देखा, एक स्याह सांप झाड़ियों में घुस रहा था। पहरेदार ने दहशत से चीख मारी, सांप सांप, मुझे सांप ने डस लिया है। वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। बाकी जंगली उसकी तरफ दौड़े। उनको जहर का तोड़ मालूम था। उन्होंने फौरन एक दरख्त की टहनी तोड़कर उसका रस बेहोश होते पहरेदार के मुंह में टपकाया, मगर ये जहर किसी मामूली सांप का जहर नहीं था। ये नाग देवता का जहर था। उसका कांटा तो पानी में नहीं मांगता था। जंगली उस पर झुके उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे कि नाग एक बहुत बड़े अजदा की शक्ल में दरख्तों के पीछे से निकला। ये एक बहुत ही भयानक किस्म का अजदा था जिसका सर शेर से भी ज्यादा बड़ा था और उसके मुंह से सांस के साथ आग के शोले निकल रहे थे। नाग उस भयानक अजदा की शक्ल में इतनी तेजी से दरख्त के पीछे से निकलकर जंगली आदमखोरों के सर पर आ गया कि उन्हें भागने की फुर्सत ही ना मिली। नाग उन्हें भागने की फुर्सत देना भी नहीं चाहता था। नाग एक ही हमले में उन 4 को अगली दुनिया में पहुंचा देना चाहता था। ये आदमखोर थे। इन्होंने ना जाने कितने बेगुनाह इंसानों और जंगल में भूले भटके मुसाफिरों को भूनकर खा लिया था। अब इनका अंजाम भी यही होना चाहिए था जो नाग के जहन में था। आदमखोर जंगली अजदा को देखकर हक्का बक्का होकर रह गए। दहशत से उनके हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने इतना बड़ा हाथी जितना अजदा पहले कभी नहीं देखा था। वो एकदम से दौड़े, मगर उसी लम्हे अजदा के मुंह से आग का एक लंबा शोला निकला जिसने 4 आदमखोरों को अपनी लपेट में ले लिया। 4 आदमखोर जलकर राख हो गए। अजदा के मुंह से निकली हुई आग इस कदर तेज और गजबनाक थी कि किसी भी जंगली की एक हल्की सी चीख भी ना निकल सकी और वह वहीं राख का ढेर बन गई।
नाग के लिए मैदान साफ था। उसने फौरन इंसान की शक्ल बदली, दरख्त पर लटकी हुई जंगली बेल को काटकर उसका एक रस्सा बनाया और कुएं में लटकाकर आवाज दी, इस रस्सी को पकड़कर बाहर आ जाओ काहू, मुझे तुम्हारे बाप ने भेजा है, जल्दी करो, वक्त नहीं है। नीचे से रोने की आवाज एकदम से बंद हो गई। नाग ने रस्सी लटकाई हुई थी, उसे लड़की ने नीचे से पकड़ लिया और ऊपर चढ़ने लगी। नाग ने ऊपर से रस्सी को मजबूती से थाम रखा था। लड़की कुएं से बाहर आई तो नाग ने उसे गौर से देखा। वो एक रेड इंडियन लड़की थी जिसका रंग जर्द और आंखें स्याह थीं। ब्राजील में जो रेड इंडियन कबीले आबाद हैं उनका रंग जर्द होता है और आंखें और सर के बाल स्याह होते हैं। यह लड़की हूबहू कबाली की शक्ल की थी। इसका नाम काहू ही था। ये उस बूढ़ी कबाली का न जाने कितने हजारवां जन्म था जो थ्योसोंग, नाग और मारिया के सामने मर गई थी और अब उसकी रूह इस रेड इंडियन लड़की काहू के जिस्म में हलौल कर गई थी जिसकी शक्ल कबाली की थी। कुएं से बाहर आते ही लड़की ने नाग से पूछा कि वो कौन है। उसने पहले अपने कबीले में नहीं देखा। नाग उसे साथ लेकर जंगल के अंधेरे में से गुजर रहा था। नाग ने कहा, ये बातें फिर किसी वक्त होंगी, अभी मेरे दो साथी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे कबीले में पहुंचाने के लिए ही यहाँ आए हैं। तुम्हें मुझ पर शक नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम देख रही हो कि कुएं के बाहर आदमखोरों की लाशें पड़ी हैं। रेड इंडियन लड़की काहू के स्याह बाल अंधेरे में और भी स्याह नजर आ रहे थे। वो किसी डरी हुई हिरनी की तरह अंधेरे में इधर उधर देखती नाग के साथ चल रही थी। वो खामोश थी। जब नाग ने दरख्त के नीचे आकर थ्योसोंग और मारिया को आवाज दी तो काहू ने पूछा कि ये लोग कौन हैं। नाग ने कहा, मेरे बहन भाई और तुम्हारे दोस्त हैं। थ्योसोंग और मारिया दरख्त पर से उतर आए। उन्होंने अंधेरे में रेड इंडियन लड़की को देखा तो हैरान रह गए। बूढ़ी औरत ने बिल्कुल सही कहा था, इस लड़की की शक्ल बिल्कुल कबाली से मिलती थी। मारिया ने काहू की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा कबीला यहाँ किस जगह है? हमें इसका कोई इल्म नहीं है। काहू ने जंगल की एक तरफ इशारा करके कहा, उस पहाड़ी के पीछे हमारा कबीला है। वो कभी मारिया और कभी थ्योसोंग को तकती थी। नाग ने कहा, काहू हमारे साथ आओ, हम तुम्हें तुम्हारे कबीले तक लिए चलते हैं। रेड इंडियन लड़की काहू ने कोई जवाब ना दिया और नाग थ्योसोंग मारिया के आगे आगे चलने लगी। जंगल आगे जाकर और ज्यादा घना हो गया। एक नदी आ गई। उन्होंने तैरकर नदी पार की। उसके आगे एक गहरी घाटी थी जिसमें एक आबशार गिर रही थी। काफी देर तक वो घाटी में चलते रहे। घाटी से बाहर निकले तो सामने छोटी पहाड़ी आ गई। उस पहाड़ी के पार काहू का कबीला था। रात के पिछले पहर तक वो पहाड़ी पर सफर करते रहे। आखिर पहाड़ी की दूसरी तरफ पहुंचे तो ढलान पर दरख्तों के झुंड फैले हुए थे। पो फट रही थी। वो देवदार के गुंजान दरख्तों में से गुजर रहे थे कि अचानक एक तरफ से एक तीर उनके करीब ही दरख्त के तने से आकर लगा। थ्योसोंग और मारिया पीछे हट गए। नाग ने कहा, ये दुश्मन के लोग हैं। काहू बोली, ये मेरे कबीले के आदमी हैं। फिर उसने हलक में से बुलंद आवाज निकाली। ये आवाज किसी चीख से मिलती जुलती थी। चीख की आवाज सुनते ही दरख्तों में से कितने ही रेड इंडियन हाथों में तीर कमान लिए निकलकर सामने आ गए। वो काहू को देखकर खुशी से नारे लगाने लगे। फिर उन्होंने नाग वगैरह के बारे में पूछा। काहू ने उन्हें बताया कि वो उनके दोस्त हैं और वही उसे दुश्मन की कैद से छुड़ा कर लाए हैं। वो जंगल में से गुजरते हुए काहू के कबीले में दाखिल हो गए। हर तरफ शोर मच गया कि सरदार की बेटी काहू वापिस आ गई है। सरदार और उसकी बीवी अपनी झोंपड़ी से निकलकर काहू की तरफ बढ़े। उन्होंने काहू को गले लगा लिया। माँ अपनी बेटी को बार बार प्यार कर रही थी। काहू ने नाग की तरफ इशारा करते हुए कहा, बाबा, ये लोग अपनी जान पर खेलकर मुझे दुश्मन के चुंगल से छुड़ा कर लाए हैं। सरदार ने नाग, मारिया, थ्योसोंग की बड़ी इज्जत अफजाई की। उनकी खूब खातिरदारी की गई। उन्हें चश्मे पर औरतों ने नहलाया। उन्हें आला और मीठे फल खाने को और मशरूब पीने को दिया गया। दोपहर के बाद कबीले के लोगों ने काहू की वापसी पर जश्न मनाया और ढोल की थाप पर आग के गिर्द खूब रक्स किया। मारिया, थ्योसोंग और नाग एक दरख्त के नीचे बैठे थे। दिन की रोशनी में काहू उन्हें रक्स करती साफ नजर आ रही थी। थ्योसोंग बोला, मैं हैरान हूं कि ये क्या राज है। इस लड़की की शक्ल एहराम में बंद दुखी बाप की बेटी कबाली के मुजस्मे से इतनी ज्यादा मिलती है कि किसी किस्म का शक हो ही नहीं सकता। हमारी खलाई दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एक रूह हजारों सालों बाद फिर उसी शक्ल में किसी दूसरी जगह पैदा हो जाए। नाग ने कहा, हिंदुस्तान में हिंदू कबीले आबाद हैं। उनके यहाँ ऐसा होता आया है। ये उन हिंदुओं का एतकाद है और जिस चीज पर आदमी का एतकाद पुख्ता हो जाए फिर वो बात होकर रहती है। मारिया कहने लगी, वो तो ठीक है, मगर अब सवाल ये है कि हमें इस रेड इंडियन लड़की को, कबाली उर्फ काहू को ये बताना है कि असल में उसका बाप पायान है जो उसे आज से 10,000 बरस पहले अपने बरबत पर लोरी सुनाया करता था। यूं इसकी यादों को बेदार करके हमें इसे यहाँ से निकाल कर ले जाना है। नाग ने कहा, ये लड़की सरदार की बेटी है और इसे यहाँ से निकाल कर ले जाना इतना आसान नहीं है, कोई लड़की की मर्जी ही क्यों ना हो। इसका सरदार बाप इसे हरगिज यहाँ से जाने नहीं देगा। मारिया कहने लगी, पहले हम काहू से इसके असली बाप के बारे में बात तो करें,
मेरा मतलब है इसे बरबत पर लोरी तो सुनाकर देखी जाए कि इसकी याददाश्त बेदार भी होती है कि नहीं। थ्यूसोंग बोला, इसकी याददाश्त तो जरूर बेदार हो जाएगी। सवाल यह है कि बरबत पर लोरी इसे कहाँ सुनाई जाए। मारिया ने सोचकर कहा, मैं जंगल में सैर के बहाने काहू को ले जाऊंगी, तुम पीछे आना और अचानक जंगल में हमसे मिल जाना, फिर उसके सामने सारा भेद खोल देंगे। ये तजवीज़ तीनों को पसंद आई। शाम के वक्त जब कबीले के लोग मुख्तलिफ कामों में लगे थे और औरतें खाना वगैरह खाने में मसरूफ थीं, मारिया ने काहू से कहा कि मेरा जंगल की सैर को दिल चाहता है। काहू भला कैसे इनकार कर सकती थी। वो मारिया को साथ लेकर जंगल की तरफ निकल गई। जब वो एक चश्मे के पास पहुंची तो सोची समझी स्कीम के मुताबिक थ्यूसोंग और नाग भी वहां आ गए और बोले कि हम भी जंगल की सैर कर रही हैं। काहू उन्हें बताने लगी कि इस चश्मे के पानी में ये तासीर है कि अगर कोई इसे 1 साल तक पीता रहे तो उसकी उम्र 1 माह बढ़ जाती है। इतने में थ्यूसोंग ने बरबत निकाल लिया। काहू ने बरबत को देखा और बोली, ये कौन सा साज है, क्या तुम इस पर गाते हो? थ्यूसोंग ने कहा, हाँ, मैं इस पर एक लोरी की धुन बजाया करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, क्या तुम सुनोगी? जंगली लोग म्यूजिक के बड़े शैदाई होते हैं। काहू ने कहा, मैं जरूर सुनूंगी। थ्यूसोंग ने बरबत पर उंगलियां फेरी और लोरी की धुन बजाने लगा। नाग और मारिया बड़े गौर से काहू के चेहरे की तरफ तक रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि लोरी की धुन का असर काहू के चेहरे से जाहिर हो रहा है। वो बड़े गौर से लोरी की धुन सुन रही थी। फिर उसका सांस कुछ तेज हो गया। वो कुछ घबरा सी गई और जल्दी से अपना हाथ बरबत पर रखकर बोली, इस धुन से मेरा दिल घबरा रहा है, इसे बंद कर दो। थ्यूसोंग ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी और बोला, काहू, याद करो कि तुमने ये धुन पहले कहाँ सुनी थी। काहू खामोश रही। वो थ्यूसोंग के बरबत को गौर से देख रही थी। आहिस्ता से बोली, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लगता है ये धुन बहुत अरसा हुआ कहीं सुनी थी, याद नहीं आ रहा। मारिया ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और बोली, काहू याद करो, अगर तुम्हें याद नहीं आता तो मैं बताई देती हूँ। थ्यूसोंग, लोरी की धुन फिर बजाओ। थ्यूसोंग ने बरबत पर फिर वही धुन बजानी शुरू कर दी। काहू का चेहरा एकदम सख्त हो गया। वो कुछ याद कर रही थी मगर उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा था। थ्यूसोंग ने बरबत की धुन और तेज कर दी। मारिया ने काहू के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, काहू, लोरी की ये धुन तुम्हारा बाप तुम्हें सुनाया करता था। आज से हजारों साल पहले इस मुल्क में एक शहर होता था। उसकी एक हवेली में तुम अपने बाप के साथ रहती थी। रात को जब तुम सोने लगती तो तुम्हारा बाप तुम्हें ऐसे ही एक बरबत पर लोरी की धुन बजाकर सुनाता था और तुम्हें नींद आ जाती थी। तुम्हारा बाप तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता था। फिर तुम्हें डाकू उठाकर ले गए और खुदा जाने तुम कहाँ मर गईं। फिर तुम्हारे जन्म शुरू हुए और इससे पहले तुम इसी मुल्क के एक शहर की हवेली में बूढ़ी होकर फौत हुई हो। हम तुम्हारे पास बैठे थे और तुमने ये नया जन्म लिया है। तुम्हारा असली नाम कबाली है। कबाली, कबाली, अपने दुखी बाप पायान की इकलौती बेटी कबाली। काहू के चेहरे का तासुर बदलने लगा। थ्यूसोंग ने बरबत की धुन आहिस्ता कर दी। अचानक काहू ने थ्यूसोंग का हाथ थाम लिया और घबराकर जज्बाती अंदाज में बोली, मेरा बाप कहाँ है? मुझे मेरे बाप से मिला दो, मुझे मेरे बाप से मिला दो। और वो अपने बाप को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। उसकी याददाश्त बेदार हो गई थी। थ्यूसोंग ने बरबत बजाना बंद कर दिया। नाग और मारिया बड़े खुश हुए। मारिया ने काहू उर्फ कबाली का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोली, कबाली, तुम्हारा बूढ़ा बाप तुम्हारी जुदाई में मुर्दों से बदतर जिंदगी बसर कर रहा है। वो एहराम के अंदर एक ताबूत में बंद है। उसने तुम्हारा मुजस्मा मेज पर सजा रखा है और हर रात तुम्हारी याद में बरबत पर यही लोरी बजाता है और तुम्हें याद करके रोता रहता है। तुम्हें बेचैन होकर आवाज नहीं देता है। ये सब इस वजह से है कि तुम उससे जबरदस्ती जुदा कर दी गई थी। काहू यानी कबाली के आंसू नहीं थमते थे। वो अपने बाप को याद करके हिचकियां ले लेकर रो रही थी। नाग, थ्यूसोंग, मारिया ने उसे हौसला दिया और कहा, हमें तुम्हारे बाप ने ही तुम्हारे पास भेजा है कबाली। हम तुम्हें लेने के लिए ही आए हैं। हम तुम्हारी तलाश में दर बदर भटकते फिर रहे थे। कबाली उठ खड़ी हुई और बेताबी से बोली, मुझे मेरे प्यारे बाप के पास ले चलो। मैं उसे एक नज़र देखना चाहती हूँ। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं जिंदा हूँ। वह मेरे लिए आंसू ना बहाए। नाग ने कहा, हम इस वक्त चलने को तैयार हैं, मगर तुम्हारे कबीले वालों को पता चल गया तो वो हमारा ताकुब करके तुम्हें पकड़ लेंगे और हमें मार डालेंगे। कबाली काहू कहने लगी, मैं अब नहीं जानती ये कबीले वाले कौन हैं। मैं अपने असली बाप के पास जाने को बेताब हूँ। मैं तुम्हें ऐसे रास्तों से ले चलूंगी कि ये जंगली लोग हमारी गर्द को भी नहीं पहुंच सकेंगे। थ्यूसोंग ने कबाली को बताया कि ब्राजील का मशहूर एहराम माया खंडरात में वाक़ई है और यहाँ से काफ़ी फासले पर है। कबाली बोली, मैं एहराम को देख चुकी हूँ, मैं सारे रास्ते से वाकिफ़ हूँ, मगर हमें अपने साथ 2-3 खंजर और जहरीले तीर ले जाने होंगे। तुम इसी चश्मे पर बैठो, मैं ये सब कुछ लेकर आती हूँ।
कबाली बहुत जज्बाती हो रही थी और जब आदमी जज्बात में हो तो उससे अक्सर गलत फैसले हो जाते हैं। मारिया ने कबाली से कहा, कबाली बेहतर होगा कि हम रात के अंधेरे में, जब सब लोग सो रहे होंगे, हम इस जंगल से फरार हों। कबीले के लोग सो रहे होंगे और हम रातों रात बहुत दूर निकल चुके होंगे। थ्यूसोंग और नाग ने भी कबाली को यही मशवरा दिया। कबाली मान गई। तय ये पाया कि इसी रात जब कबीले के सब लोग सो जाएं तो यहाँ से फरार इख्तियार किया जाएगा। ये लोग वापस झोंपड़ियों में आ गए। कबाली के पिछले जन्म की यादें बेदार हो जाने की वजह से वो बहुत उदास और खामोश थी। वो अपने हजारों बरस पहले के दुखी और गमजदा बाप की यादों में गुम थी। उसके जहन में वही लोरी गूंज रही थी जो उसे उसका बाप हजारों बरस पहले जब वो छोटी सी थी अपने बरबत पर सुनाकर सुलाया करता था। दूसरी तरफ थ्यूसोंग, मारिया और नाग भी होशियार थे। कबाली यानी काहू ने एक थैले में 3 खंजर, 1 कमान और 10-15 जहरीले तीर और कुछ सूखा गोश्त डालकर झोंपड़े के पीछे गड्ढे में छुपा दिया था। जब रात हो गई तो थ्यूसोंग, मारिया और नाग अपनी झोंपड़ी में आकर लेट गए। वो जागते रहे और अपने सफर के बारे में आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू कर रहे थे जो उनके सामने था। ये एक तवील सफर था, पूरे बर्र-ए-आज़म ब्राजील का सफर था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती जा रही थी। कबाली भी अपनी झोंपड़ी में अपनी माँ के पास ही फर्श पर हिरन की खाल बिछाई लेटी हुई थी। वो भी जाग रही थी। जब रात बहुत गहरी हो गई, बाहर हर तरफ खामोशी छा गई और कबाली की माँ के हल्के हल्के खर्राटे गूंजने लगे तो कबाली आहिस्ता से अपने बिछौने से उठी। उसने गर्दन घुमाकर अंधेरे में अपनी माँ की तरफ देखा। वो गहरी नींद सो रही थी। फिर आहिस्ता से उठी और झोंपड़ी से बाहर अंधेरी रात में निकल आई। बाहर सन्नाटा ही सन्नाटा था। अलाव में जलने वाली आग जर्द पड़ गई थी। कई आदमखोर जंगली बाहर घास पर इधर उधर सो रहे थे। वो बेसुध पड़े हुए थे और खराटे ले रहे थे। कबाली दबे पांव चलती झोंपड़ी के पीछे गई। यहाँ गड्ढे में छुपाया हुआ थैला निकालकर बगल में दबाया और दरख्तों के नीचे से होती हुई उस झोंपड़ी में आ गई जहाँ नाग, थ्यूसोंग और मारिया उसका पहले ही से इंतजार कर रहे थे। कबाली ने सरगोशी में कहा, हमें निकल जाना चाहिए। मारिया, थ्यूसोंग और नाग जल्दी से उठे और सबके सब झोंपड़ी से निकलकर तेज तेज कदमों से वादी के जंगल में उस तरफ चलने लगे जिधर नदी बह रही थी। उन्होंने थोड़ी दूर जाने के बाद भागना शुरू कर दिया। कबाली इस सारे इलाके से वाकिफ थी। उसे यह भी मालूम था कि कबीले के लोग रात को किस तरफ पहरा देते हैं और किस तरफ रास्ता साफ होता है। चुनाचे वो उसी रास्ते से उन्हें ले जा रही थी। नदी तक वो भागते रहे। नदी पर जाकर कबाली भी थक गई थी। थ्यूसोंग और नाग तो नहीं थके थे, मगर मारिया अपनी असली ताकत से महरूम थी, इसलिए उसे भी थकान हो गई थी। नदी पार करने के बाद वो दूसरे किनारे पर थोड़ी देर दम लेने को रुके। यहाँ कबाली ने उन्हें बताया कि सुबह होने से पहले पहले वो इस वादी से निकल जाएंगे। कबाली ने उन्हें बताया कि वो उन्हें जिस रास्ते से ले जा रही है उस तरफ दुश्मन कबीले के आदमखोरों के मिलने का भी इम्कान नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात थी। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने फिर से अपना सफर शुरू कर दिया। अभी सुबह नहीं हुई थी कि ये लोग वादी से बाहर निकल आए। अब उनके सामने दरिया अमेज़न का चौड़ा पहाड़ था। कबाली कहने लगी, यहाँ से कुछ दूर एक गांव है। वहां से एक बड़ी कश्ती मुसाफिरों को पार ले जाती है। हमें वहां चलना होगा। मारिया ने पूछा कि वहां उस पर किसी को शक तो नहीं हो जाएगा। इस पर कबाली ने कहा कि गांव के लोग उसे बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बार गांव आई थी। वो दरिया के किनारे किनारे चलने लगे। जब वो गांव के घाट पर पहुंचे तो सूरज तुलू हो चुका था और उसकी सुनहरी रोशनी हर तरफ फैली थी। दरिया के किनारे घाट पर एक बड़ी कश्ती खड़ी थी। उस पर कुछ देहाती मुसाफिर बैठे हुए थे। मल्लाह घाट पर खड़ा दूसरे मुसाफिरों का इंतजार कर रहा था। थ्यूसोंग ने करीब जाकर उसे चांदी का एक सिक्का दिया। मल्लाह बहुत खुश हुआ। थ्यूसोंग के पास अभी एक चांदी के सिक्के बाकी थे। वो कश्ती में सवार हो गए और कश्ती दरिया में उतर गई। दरिया अमेज़न बहुत चौड़ा दरिया था। उन्हें दरिया पार करने में पूरा आधा घंटा लग गया। धूप काफी निकल आई थी और सामने संगलाख पथरीला मैदान था। फिजा में हल्की हल्की तपिश आ गई थी। कबाली ने कहा, यहाँ हमें खच्चरों का बंदोबस्त करना होगा। हम पैदल इतना लंबा सफर नहीं कर सकेंगे। थ्यूसोंग ने पूछा कि खच्चर कहाँ मिलेंगे। कबाली कहने लगी, वो सामने जो टीले हमें नजर आते हैं उनके दामन में एक छोटा सा गांव है, वहां से हमें खच्चर मिल जाएंगे। वो उस गांव की तरफ चल पड़े। थ्यूसोंग ने चांदी के 7 सिक्के देकर 3 खच्चर खरीद लिए। एक खच्चर पर मारिया और कबाली सवार हो गई, एक पर नाग और दूसरे पर थ्यूसोंग बैठ गया। और यूं ये छोटा सा काफिला ब्राजील के वस्ती खतरनाक संगलाख मैदानों के सफर पर चल निकला। दोपहर तक वो टीलों के दरमियान कच्चे रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता सफर करते रहे। दोपहर को उन्होंने एक जगह बैठकर थोड़ा गोश्त खाया, छागल से पानी पिया और खच्चरों को एक छोटे से तालाब पर से पानी पिलाया और दोबारा सफर शुरू कर दिया।
रात होने वाली थी कि वो एक पहाड़ी चश्मे पर आकर रुक गए। यहाँ उन्होंने खच्चरों को खोल दिया कि खुद ही पानी पीकर ताज़ा दम हो। मारिया और कबाली एक तरफ कंबल बिछाकर लेट गईं और थ्यूसोंग और नाग दूसरी तरफ पत्थरों के पीछे कंबल बिछाकर लेट गए और बातें करने लगे। आसमान तारों से भरा हुआ था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कबाली तो लेटते ही सो गई। मारिया भी उसके पास ही कंबल पर लेटी थी। उसे भी नींद आनी शुरू हो गई, क्योंकि वो गायब रहने वाली मारिया नहीं थी, सिर्फ थ्यूसोंग और नाग ही जाग रहे थे। जब रात गुजर गई तो थ्यूसोंग ने आहिस्ता से नाग को कंधे से हिलाया। नाग ने नीम अंधेरे में थ्यूसोंग की तरफ लेटे लेटे देखा और पूछा, क्या बात है? थ्यूसोंग ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया और कान में झुककर सरगोशी की। कोई हमारी तरफ बढ़ रहा है। थ्यूसोंग और नाग दोनों कंबल पर बिल्कुल सीधे लेटे आसमान को तक रहे थे। नाग ने कान लगाकर सुना। उसे कदमों की चाप की आवाज सुनाई दी। ये दो आदमियों के पांव की आवाज थी। फिर उसने अंधेरे में सामने वाले बड़े बड़े पत्थरों के पीछे से दो इंसानी सायों को उभरते देखा। दोनों इंसानी साए आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहे थे। दोनों के हाथों में तलवारें थीं। सितारों की धीमी रोशनी में तलवारें एक बार चमक सी गईं। नाग ने थ्यूसोंग से बहुत ही आहिस्ता से कहा, मैं जा रहा हूं। और दूसरे ही लम्हे नाग की जगह एक स्याह रंग का इंडियन कोबरा सांप कुंडली मारे फन उठाए बैठा था। सांप खिसक कर पीछे गायब हो गया। थ्यूसोंग चुपचाप अपनी जगह पर लेटा रहा। उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुली थीं। दोनों इंसानी साए उसके करीब आकर रुक गए। एक ने थ्यूसोंग के सीने पर तलवार की नोक रख दी और कहा, जो कुछ है निकाल कर रख दो यहाँ। अचानक दूसरा आदमी बोला, उधर दो औरतें भी हैं, हम उन्हें बेचकर दौलत कमा सकते हैं। और दूसरा इंसानी साया तलवार लिए उछलकर कबाली और मारिया की तरफ दौड़ा। मगर कबाली से पहले होशियार हो चुकी थी। उसकी सारी जिंदगी जंगल में दुश्मन से मुकाबला करते गुजरी थी। इससे पहले कि डाकू उसके करीब पहुंचता, कबाली के कमान से जहरीला तीर निकलकर डाकू की गर्दन में आधा खुप गया था। उस तीर के जहर में यह असर था कि वो इंसान के खून में शामिल होते ही उसके सफेद खुलियों को तबाह करके एसाब को मफलूज कर देता था, जिसकी वजह से आदमी बेहिस होकर गिर पड़ता और फिर ये जहर उसे हलाक कर देता था। डाकू भी जहरीला तीर खाकर धड़ाम से नीचे गिरा। उसके गिरने की आवाज सुनकर उसका साथी उसकी तरफ तलवार लिए भागा। मगर अब तो कबाली होशियार हो चुकी थी। अब कैसे हो सकता था कि वो दूसरी बार हमला न करती? उसकी कमान से दूसरा तीर भी निकल चुका था, जो दूसरे डाकू की छाती में लगा। बदकिस्मती से ये तीर उस डाकू की चमड़े की सदरी पर लगकर नीचे गिर पड़ा और इससे पहले कि कबाली दूसरा तीर चलाती, डाकू ने तलवार उसकी गर्दन पर रख दी थी। मारिया की गर्दन पर उसने अपना पांव रख दिया और बोला, खबरदार, अगर हरकत की तो जान से मार दूंगा। फिर डाकू ने मारिया को हुक्म दिया कि उठकर अपने साथी यानी थ्यूसोंग के हाथ पैर बांध दे। मारिया ने कहा, अभी बांध देती हूँ। मारिया रस्सी लेकर थ्यूसोंग की तरफ गई। डाकू ने कबाली की गर्दन पर तलवार इस तरह रखी थी कि जरा से इशारे पर वो उसकी गर्दन काट सकता था। मारिया ने थ्यूसोंग के करीब जाकर कहा, नाग कहाँ है? थ्यूसोंग ने आहिस्ता से जवाब दिया, कहाँ हो सकता है, वो उस अकलौते डाकू की खबर लेने गया होगा। डाकू ने चिल्लाकर कहा, खबरदार, बकवास बंद रखो। लेकिन इस अरसे में नाग सांप की शक्ल में उसके चमड़े के जूते पर से रेंगकर उसके चमड़े की सदरी के पीछे आ गया था और आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन की तरफ रेंगता चला जा रहा था। सदरी का चमड़ा काफी मोटा था। डाकू को महसूस न हुआ, लेकिन जब नाग ने उसकी गर्दन के पास जाकर जोर से फुंकार मारी तो उसने घबराकर अपना हाथ गर्दन पर मारा। नाग उसे डस चुका था। नाग अपने पूरे जहर से उसे डस चुका था। उसकी आवाज भी ना निकल सकी, क्योंकि नाग के जहर ने सबसे पहले डाकू का गला घोंट दिया था। वो गिर पड़ा। कबाली ने चीख कर कहा, मारिया, इधर आ जाओ, डाकू को सांप ने डस दिया है। कबाली उठकर खंजर लिए सांप के पीछे दौड़ी। उसने सितारों की धीमी धीमी रोशनी में सांप को रेंगकर झाड़ियों की तरफ जाते देख लिया था। उसने सांप पर खंजर फेंका। मारिया ने आवाज दी, कबाली, सांप को न मारना। लेकिन इतनी देर में नाग झाड़ियों में से होकर टीले की जानिब जा चुका था। कबाली लपक कर मारिया के करीब आ गई और बोली, नाग कहाँ है? सांप तो भाग गया, मगर यह सांप हमारे लिए रहमत बनकर आया था। मारिया ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा था कि सांप को कुछ न कहना। मगर नाग कहाँ है? कबाली ने पूछा। इतने में सामने से नाग भी आ गया। आते ही बोला, दूसरा डाकू कहाँ है? कबाली ने तंज किया, तुम तो भाग गए थे नाग भैया, दूसरे डाकू का क्यों पूछते हो? हमारी किस्मत अच्छी थी कि खुदा ने ऐन वक्त पर एक सांप हमारी मदद को भेज दिया, वरना हम सारे फंस गए थे। नाग ने खिसियाना सा होकर कहा, मैं तो ऊपर से जाकर डाकू पर हमला करना चाहता था। कबाली ने कहा, तुम वाकई बहुत बुज़दिल हो नाग भैया, मुसीबत में हमें छोड़कर भाग गए। नाग को गुस्सा तो आया, मगर गुस्सा पीकर रह गया। थ्यूसोंग और मारिया ने कहा कि नाग बुज़दिल नहीं है कबाली, वह दूसरी तरफ से आकर डाकू को पकड़ना चाहता था। कबाली बोली, चलो अच्छा, मैं यही समझ लेती हूँ कि नाग भैया बड़े बहादुर हैं। और वो हंसने लगी। उन्होंने डाकुओं की लाशों को वहीं रहने दिया। कबाली ने उन्हें बताया कि ये डाकू बड़े खूनी होते हैं
और मर्दों को लूटकर मार डालते हैं और औरतों को पकड़कर लौंडियां बनाकर बेच देते हैं। वो उठकर उस टीले के पीछे गए जिधर से डाकू आए थे। टीले के पीछे दोनों डाकुओं के 2 घोड़े बंधे हुए थे। एक घोड़े पर पानी से भरी हुई बड़ी छागल और एक थैला भी था जिसमें ज्वार की रोटियां बंधी थीं। ये खुराक उनके लिए बड़ी मुफीद थी। उन्होंने खच्चरों को भी साथ रखा और अब अलग अलग सवार होकर अपने सफर पर रवाना हो गए। बाकी रात वो टीलों में घोड़ों खच्चरों पर सवार सफर करते रहे। सूरज की किरणें दूर पथरीले टीलों में से उभरी तो आगे एक छोटा सा दरिया आ गया। उन्होंने घोड़ों पर बैठकर ही दरिया अबूर कर लिया। इसी तरह 3 रातें और 4 दिन तक सफर करते करते आखिर उन्हें दूर, बहुत दूर माया के खंडराती मैदान में एहराम दिखाई दिया। क्या मेरा बाप इस एहराम के अंदर दफन है? मारिया ने कहा, हाँ कबाली, वो इसी एहराम में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका है। वो हजारों बरस से तुम्हारी राह देख रहा है। कबाली की आंखों में आंसू आ गए। मारिया ने उसे अपने साथ लगा लिया और हौसला दिया। तुम अब अपने बाप से मिलने वाली हो कबाली, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। थ्यूसोंग ने कहा, तुम्हारा बाप तुम्हें देखकर किस कदर खुश होगा इसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। कबाली, हमने तुम्हारी याद में उसे बच्चों की तरह आंसू बहाते देखा है। कबाली की आंखों से आंसू नहीं थमते थे। वो घोड़े पर सवार थी। मारिया उसके साथ साथ घोड़ा लिए चल रही थी। नाग और थ्यूसोंग उनके पीछे खच्चरों पर सवार चले आ रहे थे। एक खच्चर पर उन्होंने सामान्य रसद लाद रखा था। सुबह की रोशनी में दूर एहराम एक स्याह मखरूती पहाड़ की तरह नजर आ रहा था। ज्यों ज्यों वो उसकी तरफ बढ़ रहे थे एहराम बड़ा होता जा रहा था। उनका ख्याल था कि वो बहुत जल्द एहराम के पास पहुंच जाएंगे, मगर उन्हें एहराम के पास जाते जाते सारा दिन लग गया। जब वो एहराम के करीब गए तो रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। अब थ्यूसोंग और मारिया आगे आगे थे। एहराम की अकबी दीवार के करीब पहुंचकर वो घोड़ों पर से उतर पड़े। नाग और कबाली भी वहां आ गए। कबाली ने अपने बाप की खुशबू को पा लिया था। वो बहुत उदास हो रही थी। वो बार बार कहती, मेरा बाप जिंदा होगा ना? मैं उसे मिल सकूंगी क्या? वो मुझे बेटी कहकर बुलाएगा क्या? मारिया ने कहा, क्यों नहीं कबाली, तुम्हारा बाप तुमसे जरूर बात करेगा। थ्यूसोंग ने इतनी देर में वो पत्थर तलाश कर लिया जिसको छोटा करके उन्होंने एहराम के अंदर दाखिल होना था। वो नहीं चाहते थे कि कबाली को थ्यूसोंग की खुफिया ताकत का पता चले। चुनाचे किसी बहाने मारिया उसे जरा परे ले गई और थ्यूसोंग ने उंगली से छूकर पत्थर की बड़ी सिल को साबुन की टिक्किया जितना छोटा करके बाहर निकाल लिया। वहां एक शगाफ पैदा हो गया। थ्यूसोंग ने मारिया को आवाज देकर बुला लिया। कबाली ने झुककर अंदर देखा और बोली, अंदर बहुत अंधेरा है। मारिया ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं और फिर तुम्हारा प्यारा बाप अंदर है। कबाली अपने प्यारे बाप को याद करके बेताब हो गई और सबसे पहले एहराम में उतर गई। मारिया, थ्यूसोंग और नाग भी तेजी से एहराम में उतर गए। आगे क्या हुआ ये जानिए इस सीरीज की अगली कहानी में।